हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई स्टोरी में। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपकी हर एक कमेंट और सपोर्ट से हमें अगली स्टोरी बनाने का नया जोश मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई और दिलचस्प कहानी, बिलियनेयर्स सीक्रेट लाइफ। तुम समाज सेवा के नाम पर स्ट्रिप शो कर रही थी सनाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम पैसों के लिए इतना गिर जाओगी। मैंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा था और तुम क्या निकली सनाया। अहान की उंगलियां फोन की स्क्रीन पर थम गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों के सामने उसकी गर्लफ्रेंड लोगों के सामने एक एक करके अपने कपड़े उतार रही थी। सनाया जिससे वो इतना प्यार करता था, आज वो उसी सनाया को किसी अजनबी की तरह देख रहा था। लाइव स्ट्रिप शो में वो लोगों के कहने पर धीरे धीरे अपने कपड़े उतार रही थी और अहान की दुनिया उसकी आंखों के सामने टूट रही थी। तुमने मुझे बस एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया। ये तुम्हारा समाज सेवा का काम था। वो कैफे एरिया में बैठकर लोगों के कमेंट पढ़ रहा था। वहाँ से आ रहे घटिया कम्युनिकेशन और अश्लील आवाजें उसका दिल तोड़ रही थी। वो आग लगी है, अपने कपड़े उतारो। कार्तिक का ये मैसेज देखकर ध्रुव ने फोन पटक दिया और शाम को हुई अपनी और सनाया की बातचीत याद करने लगा। मुझे समाज सेवा में रुचि है ध्रुव। पढ़ाई के बाद मुझे अपना सारा समय सामाजिक कार्यों में लगाना अच्छा लगता है। हाँ, मैं समझता हूँ, लेकिन असाइनमेंट जमा करने के लिए केवल 2 दिन बचे हैं। कृपया इसका ध्यान रखना। तुम पिछले 3 सेमेस्टर से मेरी मदद कर रहे हो। कृपया इस बार भी इसका ध्यान रखना। ये कहते हुए सनाया ध्रुव के बहुत करीब आ गई। सनाया और ध्रुव दोनों MBA कर रहे थे और ये उनका आखिरी सेमेस्टर था। ध्रुव सनाया से प्यार करता था और उसके नखरे भी बर्दाश्त कर रहा था। हालांकि वो अब तक कुछ कह नहीं पाया था। वो एक साधारण परिवार का एक सीधा साधा लड़का था। दूसरी ओर सनाया बहुत सुंदर, बेफिक्र और बेफिक्र थी, जिसे पढ़ाई से ज्यादा गरीब बच्चों को पढ़ाने में रुचि थी और पिछले 2 सालों से ध्रुव को उसका सारा काम करना पड़ रहा था। ध्रुव को सनाया के नाजुक हाथों का स्पर्श अच्छा लग रहा था, लेकिन अगले ही पल सनाया ध्रुव से दूर कूद गई। कार्तिक सामने से आ रहा था। हाय कार्तिक, कैसे हो? सनाया ने कार्तिक का अभिवादन किया। कार्तिक हमेशा गलत समय पर आता है और ध्रुव को इस बात से भी नफरत थी कि सनाया कार्तिक जैसी लड़की को इतनी अहमियत क्यों देती है। ध्रुव ने कई बार नोटिस किया था कि कार्तिक के आते ही सनाया ध्रुव से थोड़ी दूरी बना लेती है। कार्तिक ध्रुव के साथ एक ही क्लास में पढ़ता था, लेकिन ध्रुव और कार्तिक दोस्त नहीं थे। कार्तिक एक अमीर घराने का बहुत बिगड़े लड़का था और कॉलेज के सभी गुंडे लड़कों का लीडर भी। कार्तिक और ध्रुव के बीच कोई बातचीत नहीं होती थी और आधे मिनट में सनाया ने कार्तिक को अलविदा कहा और ध्रुव से बोली, ध्रुव सब कुछ संभाल लेना, मुझे जाना है, बाय। ध्रुव बस मुस्कुरा दिया। ध्रुव पूरा दिन अपना और सनाया का असाइनमेंट पूरा करने में लगा रहा। शाम को सनाया का असाइनमेंट भेजने के बाद उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। ध्रुव ने देखा कि मैसेज किसी पेड पोर्न साइट से आया था। जब ध्रुव ने मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक किया तो जो उसने देखा उसे देखकर दंग रह गया। यार, वो कितनी हॉट है। अरे सेक्सी, तुम अब तक कहाँ थे? तुम्हें अपनी ऑनलाइन उपलब्धता बढ़ानी चाहिए। लेट नाइट कैफे एरिया में बैठे ध्रुव को ऐसे कमेंट सुनकर घुटन महसूस हो रही थी। ध्रुव को गुस्सा आ गया। वो निराशा और घुटन से अपने फोन को देख रहा था। स्क्रीन पर अजीबोगरीब कमेंट्स आ रहे थे। ध्रुव को कमेंट्स पढ़ने में जितने बुरे लग रहे थे, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा वॉइस कमेंट सुनकर आ रहा था। कैफेटेरिया के एक वेटर ने ध्रुव को काफी देर से इतने गंभीर बैठे देखा तो उसने ध्रुव से पूछा, सर क्या आपको कुछ चाहिए? वेटर के आने पर ध्रुव को थोड़ा होश आया, लेकिन ध्रुव ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वेटर कुछ सेकंड रुका और फिर चला गया। मैंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा था और तुम क्या निकली सनाया? तो ये था तुम्हारा सामाजिक कार्य। पिछले 2 सालों से तुम बस मेरा इस्तेमाल कर रही थी। ध्रुव का दिल टूट गया। शाम को जैसे ही उसने अपने मोबाइल पर लिंक खोला तो ध्रुव को बड़ा झटका लगा जब उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड सनाया अपने स्ट्रिप शो का प्रमोशन कर रही थी और ध्रुव को जो आवाजें सुनाई दे रही थी वो उन दर्शकों की थी जो सनाया का परफॉर्मेंस लाइव देख रहे थे। ध्रुव जानता था कि स्क्रीन पर सनाया को एक एक करके कपड़े उतारते देख लोगों के मन में क्या चल रहा होगा और इससे ध्रुव को और भी घुटन महसूस हो रही थी। ध्रुव इतने सदमे में था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि जिस लड़की से वो इतना प्यार करता है वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अहान के सवालों का जवाब सिर्फ सनाया ही दे सकती थी, लेकिन इससे पहले कि ध्रुव सनाया को कॉल कर पाता, ध्रुव को एक अनजान नंबर से कॉल आ गई। हेलो, ध्रुव ने कहा, लेकिन दूसरी तरफ से किसी के हंसने की आवाज आई। तो ध्रुव, आज का शो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ तुमने खूब मजा किया होगा। ये कहकर उस शख्स ने कॉल काट दी। तभी अहान की नजर स्क्रीन पर चल रहे
वीडियो पर पड़ी, जिसे देखकर वो दंग रह गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। ओह, तो ये तुम्हारा खेल है कार्तिक। ध्रुव ने कभी सोचा भी नहीं था कि सनाया इस तरह की लड़की होगी। ध्रुव चौंक गया। तभी स्क्रीन पर कार्तिक का मैसेज आया, तुम मेरी खूबसूरती हो और मैं तुम्हें अपने बेडरूम में देखना चाहता हूँ। इसके साथ ही स्क्रीन पर एक और मैसेज आया, कार्तिक सेंट 0000। ये देखकर ध्रुव ने अपना फोन उठाया और कैफेटेरिया से बाहर चला गया। सनाया, तुम पैसों के भूखे थे, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। ध्रुव कैफेटेरिया के बाहर कुछ दूर रुक गया और सोच रहा था कि सनाया से बात करेगा और उसे बताएगा कि उसे सनाया की असलियत पता चल गई है। सनाया, आज मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम पैसों के लिए इतना नीचे गिर जाओगे। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव अपनी बात पूरी कर पाता, सनाया ने उसे बीच में ही रोक दिया और हंसते हुए बोली, ध्रुव, तुम बुरा मान गए। मैं तो बस सामाजिक कार्य कर रही थी। अच्छा हुआ कि तुम्हें सच्चाई पता चल गई। तुम्हारा व्यक्तित्व देखकर मुझे लगा था कि तुम एक अमीर लड़के हो, पर तुम तो हारे हुए थे। खैर, तुमने मेरी बहुत मदद की। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। मैं कार्तिक के साथ हूँ। इतना कहकर सनाया ने फोन काट दिया। ध्रुव समझ गया था कि आज तक उसने गलत इंसान से प्यार किया था और सनाया को वाकई उसकी भावनाओं की परवाह नहीं थी। वो तो बस अपना मतलब साध रही थी। सनाया की बातों से ध्रुव आहत हुआ। वो सोच रहा था कि पैसा कितना जरूरी है। क्या शासन जैसी अच्छी दिखने वाली लड़की पैसों के लिए इतना गिर सकती है? कोई मजबूरी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस अपने खर्चे चलाने के लिए किसी अमीर लड़के से दोस्ती करो या फिर कुछ घिनौना काम करके पैसे कमाओ। ध्रुव इसी दुविधा में चल रहा था कि अचानक एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्या तुम ध्रुव हो? उस आदमी ने ध्रुव को रोका और पूछा। ध्रुव पहले से ही बहुत परेशान था, इसलिए उसने उस अनजान आदमी को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने का फैसला किया। ध्रुव को इस तरह चुपचाप जाते देख उस आदमी ने पीछे से कहा, ध्रुव, तुम्हारे पापा ने मुझे भेजा है। लेकिन जब ध्रुव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो उस आदमी ने सामने से कहा, ध्रुव, क्या तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानना चाहते? पापा, ये शब्द सुनकर ध्रुव थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसके पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। उसकी माँ ने उसे बताया था कि उसके पिता की मृत्यु के बाद वो अपने नाना नानी के पास लौट आई है। ये सुनकर ध्रुव ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, मेरे साथ खेलना बंद करो। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है और मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? उस आदमी ने बहुत विनम्रता से पूछा। बोलो, ध्रुव ने डांटते हुए उत्तर दिया। मेरा नाम निहाल है। मैं तुम्हारे पिता का खास आदमी हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में क्या बताया गया है, लेकिन उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। निहाल ने उसे समझाते हुए कहा। ध्रुव ने निहाल की तरफ देखा। उसने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था। अब ध्रुव को याद आया कि पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग उससे बार बार टकरा रहे थे। इसका मतलब है कि ये लोग लंबे समय से मुझ पर नजर रख रहे हैं। ध्रुव ने खुद से कहा, देखो, मुझे तुम लोगों की बातों पर विश्वास नहीं है और कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। ध्रुव को इन लोगों की बातों से किसी साजिश की बू आ रही थी। वो इन लोगों से जल्द छुटकारा पाना चाहता था। हमें पता है आप क्यों परेशान हैं। ये कहकर उस आदमी ने दूर कार में बैठे अपने साथी को इशारा किया और तुरंत आहान के मोबाइल पर एक मैसेज आया। आपके खाता संख्या 322317 पर 10 करोड़ रुपए जमा हो गए। ध्रुव मैसेज देखकर हैरान रह गया। उसने इतनी बड़ी रकम सिर्फ सपने में ही देखी थी। सच कहूँ तो वो अभी भी जीरो गिनने की कोशिश कर रहा था। क्या ये कोई नई साजिश थी या आहान की जिंदगी कोई नया खेल खेल रही थी? आखिर ये लोग कौन थे? वे क्या चाहते थे और किसने उसे ये पैसे भेजे थे? प्रशांत, 1 रुपया करोड़, ये कैसा मजाक है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं, ये कोई सपना नहीं है। ध्रुव कभी अपने मोबाइल को देख रहा था तो कभी निहाल को, लेकिन निहाल ऐसे खड़ा था जैसे 10 करोड़ नहीं बल्कि 10 रुपए ट्रांसफर हुए हों। उस समय उन्हें अपने पारिवारिक व्यवसाय की देखभाल के लिए आप लोगों को छोड़ना पड़ा। उन हालात में उसके लिए यही जरूरी था, पर उसने हमेशा आप लोगों को याद किया। अब वो गिल परिवार का कारोबार अगली पीढ़ी को सौंपकर आप लोगों के पास वापस आना चाहता है। एक पल रुककर निहाल ने आहान की आंखों में देखा कि वो निहाल की बातों पर ध्यान दे रहा है या नहीं। फिर निहाल ने कहा कि उसने तुम्हारे लिए 2 संदेश भेजे हैं। पहला, जितना हो सके लो प्रोफाइल रहना, और ये भी कि तुम्हारी माँ को और तकलीफ न उठानी पड़े। निहाल की बातें सुनकर आहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। गिल परिवार के लिए ये काफी था कि उसके पिता अरबती थे, पर गिल परिवार से उसका क्या लेना देना था? गिल परिवार कोई छोटा मोटा परिवार नहीं था। ये दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समूह था जिसका व्यापारिक साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला हुआ था। इस परिवार का नाम दुनिया की किसी भी खबर में नहीं आता था, पर असल में
ये परिवार दुनिया के सभी बैंकों का बैंकर भी था। अगर कुछ अज्ञात सूत्रों की माने तो ये परिवार दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। पिछले साल इस परिवार की कुल संपत्ति करीब 150 ट्रिलियन डॉलर थी। इस परिवार के पास दुनिया की टॉप 100 कंपनियों के 100% शेयर और टॉप 500 कंपनियों के 90% शेयर थे, जिसमें यूरोप की एक जनरल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का नाम भी शामिल था। इस कंपनी के पास अफ्रीका के ऑयल ट्रेड ग्रुप के 70% शेयर और ग्लोबल रेयर अर्थ ग्रुप के 73% शेयर भी थे, जिससे इस परिवार को सालाना 1.3 ट्रिलियन का लाभांश मिलता था। ध्रुव जैसा आम आदमी पैसों के ऐसे मामलों को नहीं समझेगा, तो 150 ट्रिलियन डॉलर को ऐसे समझिए कि अगर दुनिया के टॉप 9 सबसे अमीर लोगों की नेटवर्थ इनकम भी जोड़ दी जाए तो वो इस परिवार के पैसों के बराबर नहीं होगी। ये परिवार लोगों को नहीं, देशों को कर्ज देता था। इसे ऐसे समझिए कि अगर रिजर्व बैंक को कभी पैसों की जरूरत होगी तो वो गिल परिवार से मांगेगा, फिर गिल परिवार तय करेगा कि पैसा वर्ल्ड बैंक के जरिए देना है या यूएन के जरिए। ध्रुव अभी यही सोच रहा था कि तभी निहाल ने फिर कहा, ध्रुव सर, अगर भविष्य में आपको कभी कोई परेशानी हो तो कृपया मुझे याद कीजिएगा। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान गिल परिवार न कर सके। ये कहकर निहाल ने ध्रुव को शहर के सबसे पॉश इलाके में एक आलीशान बंगले की चाबी और एक क्रेडिट कार्ड सौंप दिया। इसके बाद निहाल ने अपने साथ आए सभी लोगों को वापस जाने के लिए कहा, ध्रुव सर, मैं जा रहा हूँ। अगर आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। ध्रुव को ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। निहाल को गए 1 मिनट भी नहीं बीता था कि कार्तिक का फोन आ गया। ये देखकर ध्रुव ने खुद से कहा, कार्तिक, तुम्हें पता था कि मैं सनाया से प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने जानबूझकर उसे मुझसे छीन लिया। तुम पूरे कलिंगा विश्वविद्यालय के सामने मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो। अब अगर तुम सनाया जैसी लड़कियों के साथ कोई रिश्ता बनाते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुमने मेरा अनादर करने की कोशिश की तो तुम्हें भी यही सब सहना पड़ेगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब ध्रुव के पास कार्तिक से कहीं ज्यादा पैसा था, लेकिन उसे लो प्रोफाइल रहना था। आहान का फोन अभी भी बज रहा था। कार्तिक का कॉल आ रहा था। ध्रुव ने फोन उठाया और फोन उठाते ही कार्तिक शुरू हो गया, तुम अभी तक काम पर क्यों नहीं आए? कार्तिक जहाँ से बात कर रहा था वहाँ के बैकग्राउंड से बहुत शोर आ रहा था। ध्रुव इस शोर को पहचान सकता था। ये शोर गैलेक्सी बार का था, जहाँ ध्रुव पार्ट टाइम जॉब करता था। कार्तिक ऐसे बात कर रहा था जैसे ध्रुव गैलेक्सी बार में नहीं बल्कि कार्तिक के लिए काम करता हो, लेकिन फिर भी ध्रुव ने जवाब दिया, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। ध्रुव अभी भी विनम्रता से बात कर रहा था, लेकिन कार्तिक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। छोड़ो ये सब, मैं बस ये जानना चाहता था कि गैलेक्सी बार में सबसे आरामदायक कमरा कौन सा है? तुम्हारा सच्चा प्यार अभी बहुत नशे में है और मुझे एक कमरे में चलने के लिए जिद कर रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे पूछ लूं कि बाहर कौन सा कमरा सबसे आरामदायक है। उसने न सिर्फ आहान की गर्लफ्रेंड छीन ली थी, बल्कि अब ध्रुव को नीचा दिखाने के लिए बदतमीजी से पेश आ रहा था। लेकिन फोन पर सनाया की आवाज सुनकर ध्रुव को और बुरा लगा। कार्तिक, तुम उससे क्यों पूछ रहे हो? वो तो सिर्फ इस बार में सामान लाने ले जाने का काम करता है। वो इतने बड़े बार में रुकने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो तो सिर्फ बर्फ, पानी और स्नैक्स बेचता है, आते जाते बर्तन ले जाता है। वो तुम्हें कैसे बताएगा कि कौन सा कमरा सबसे आरामदायक है? हंसते हुए ये कहकर सनाया जोर से हंसी और फोन काट दिया। कार्तिक ने जानबूझकर ध्रुव को चिढ़ाया था। ध्रुव का गला रुंध गया। ध्रुव अभी खुद पर काबू भी नहीं कर पाया था कि सनाया का मैसेज आ गया, ध्रुव गिल, यूनिवर्सिटी में कभी किसी को ये मत बताना कि मैं कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। मैं अब कार्तिक के साथ हूँ और मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते के बारे में सुनकर उन्हें बुरा लगे। ध्रुव अब सनाया से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन सनाया ही तो पहली लड़की थी जो ध्रुव को पसंद आई थी। क्या कार्तिक से पहले तुम्हारा कोई रिश्ता था? थोड़ी देर बाद सनाया का जवाब आया, हाँ, पहले ही। सच कहूँ तो कार्तिक के साथ मेरा रिश्ता बहुत तूफानी रहा था। उसी की वजह से मुझे 2 बार गर्भपात करवाना पड़ा, वरना क्या समझती हो, मैं तो तुम्हारे साथ 2 कौड़ी के फूल और टेडी की तरह जीप भर कर रही। इसके बाद सनाया ने भी एक स्माइली भेजी। सनाया वाकई बहुत रूखेपन से जवाब दे रही थी। ध्रुव गुस्से से कांप रहा था। अच्छा हुआ कि सनाया जैसी लड़की का सच समय पर सामने आ गया। अब ध्रुव के पास पैसा था और वो दुनिया के सबसे अमीर घराने से ताल्लुक रखता था। आज ध्रुव अपनी सनाया पर जितना गुस्सा था उतना ही अपनी किस्मत पर खुश भी था। इसके बाद ध्रुव यूनिवर्सिटी कैंपस के पिछले गेट से बाहर निकला और शहर की सबसे महंगी वाइन शॉप से 1965 की मार्टिन कार ले आया और बास्केटबॉल कोर्ट में अकेले बैठकर पीने लगा। ध्रुव ने पीना शुरू ही किया था कि उसके रूममेट का मैसेज आया
ध्रुव, तुम्हारी माँ तुम्हें महीने का खर्च देने यूनिवर्सिटी कैंपस में आई है। तुम कहा हो प्रशांत, माँ मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अब मैं कमाने लगा हूँ, अब तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना खर्चा चला सकता हूँ। ध्रुव ने माँ को समझाते हुए कहा। अहान माँ ने उसे प्यार से देखते हुए जवाब दिया, अरे मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आई थी, मैं अपने काम के सिलसिले में यहाँ से जा रही थी तो सोचा तुमसे भी मिल लूं, और मैं तुम्हें इस महीने के लिए कुछ पॉकेट मनी भी दूंगी। तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, अभी कमाने के बारे में मत सोचो, अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारे पास बाद में कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। माँ की बातें सुनकर ध्रुव मुस्कुराया और कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। माँ अपने कपड़ों को अपनी शॉल से छिपा रही थी। माँ ने पिछले 3 सालों से कुछ नहीं खरीदा था, उनके पास एक भी अच्छा कपड़ा नहीं था। ध्रुव थोड़ा मुस्कुराया और बोला, चलो माँ, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीदूंगा, तुम्हारे पास तो एक भी अच्छा कपड़ा नहीं है। अहान की बातें सुनकर माँ थोड़े बनावटी गुस्से से बोली, कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरे काम के लिए काफी कपड़े हैं, अभी तुम अपने पैसे सोच समझ कर खर्च करो और पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं कपड़े फिर कभी खरीद लूंगी। ध्रुव ने जिद करते हुए कहा, माँ चलो, मैंने सच में सोचा था कि अपनी पहली कमाई से तुम्हारे लिए कुछ खरीदूं, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदूंगा। थोड़ी देर जिद करने के बाद आखिरकार माँ जाने के लिए मान गई। ध्रुव अपनी माँ को एक मॉल ले गया। ध्रुव सिर्फ कपड़े नहीं खरीदना चाहता था, वो अपनी माँ को भी ऐसी जगह दिखाना चाहता था। ध्रुव चाहता था कि उसकी माँ दुनिया में हो रहे बदलावों को देखे। दोनों विंडो शॉपिंग कर रहे थे। अहान की माँ की आंखें चमक उठी जब उन्होंने एक दुकान के सामने एक शॉल को मेंटल में लिपटा हुआ देखा। ध्रुव ने देखा कि शॉल वाकई बहुत अच्छी थी। एक दिन पहले वो उस स्टोर के पास से गुजर भी नहीं पा रहा था, लेकिन आज अगर वो चाहता तो वो पूरी दुकान खरीद सकता था और उसे अपनी माँ के चरणों में रख सकता था। चलो माँ, अंदर चले। ध्रुव और उसकी माँ स्टोर में दाखिल हुए। उन्होंने साधारण कपड़े पहने हुए थे। उन्हें आते देख स्टोर अटेंडेंट उनका अभिवादन करने के लिए आया। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ध्रुव ने स्टोर अटेंडेंट की तरफ देखा। उसका नाम उसकी ड्रेस पर लिखा था। उसका नाम पढ़ने के बाद ध्रुव ने उसे नाम से पुकारा और कहा, हाय डेजी, मैं अपनी माँ के लिए कुछ अच्छी ड्रेस खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ शॉल दिखा सकती हो जो बाहर स्टोर में प्रदर्शित है? स्टोर अटेंडेंट ने ध्रुव और उसकी माँ को थोड़ी बुरी नजर से देखा और उसे जवाब दिया, ठीक है सर, हमारा स्टोर थोड़ा महंगा है, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ आप लोगों के लिए कुछ मिलेगा। उसने बात मान ली और उस जगह की सफाई करने लगा जहाँ ध्रुव और उसकी माँ खड़े थे। स्टोर अटेंडेंट बहुत विद्वान थी। उसने बिना कहे ही कह दिया था कि तुम लोग बाहर जाओ। ध्रुव को उसका ये अंदाज पसंद नहीं आया। उसने हैरानी से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? स्टोर अटेंडेंट ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, इसका मतलब है कि आप लोग इस स्टोर के कपड़े नहीं खरीद सकते, इसलिए कृपया अपना और हमारा समय बर्बाद न करें। ये कहते हुए स्टोर अटेंडेंट ने अपनी भौहें उठाई और लक्ष्य की ओर देखा। लक्ष्य उसकी बेवकूफी भरी हरकत पर गुस्सा था। वो कुछ जवाब देने ही वाला था, तभी माँ ने अहान का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, माफ करना मेरा बेटा मेरे लिए कुछ खरीदना चाहता था, हमें नहीं पता था कि ये स्टोर इतना महंगा है। कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। लेकिन ध्रुव अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। उसने अपनी जेब से अपना कार्ड निकाला और स्टोर अटेंडेंट के हाथ में देते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि आपके स्टोर के कपड़े कितने महंगे हैं जो मैं नहीं खरीद सकता। अगर ऐसा कुछ एक दिन पहले हुआ होता तो शायद ध्रुव इस अपमान को सह लेता और स्टोर छोड़ देता, लेकिन आज बात अलग थी। लेकिन स्टोर अटेंडेंट ने ऐसा अजीब कार्ड पहले कभी नहीं देखा था। इस कार्ड ने ध्रुव को खुश कर दिया। उसमें कहीं भी बैंक का नाम नहीं था। पूरे कार्ड पर गिल परिवार और गिल परिवार के लोगों के अलावा और कुछ नहीं लिखा था। कार्ड को आगे से पीछे तक जांचने के बाद स्टोर अटेंडेंट डेजी ने कार्ड कूड़ेदान में फेंक दिया और बोली, मैंने तुमसे कहा था न कि ये स्टोर बहुत महंगा है और हमारी रेंज 3 लाख रुपए से शुरू होती है। तुम अपने स्टूडेंट अकाउंट से यहाँ कुछ नहीं खरीद पाओगे। चलो मेरा समय बर्बाद मत करो और बाहर निकल जाओ। अगर तुम तुरंत बाहर नहीं निकले तो मुझे पुलिस बुलाने पर मजबूर होना पड़ेगा। स्टोर अटेंडेंट का व्यवहार देखकर ध्रुव गुस्से में कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक परिपक्व और विनम्र आवाज गूंजी, क्या आप ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? ध्रुव ने ये आवाज सुनी। इस आवाज से डेजी भीगी बिल्ली की तरह सिमट गई। स्टोर से आ रही वैक्यूम क्लीनर की आवाज बंद हो गई। स्टोर के सभी कर्मचारी अपना काम करने लगे। ध्रुव ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक अधेड़ उम्र का बहुत ही सुंदर अच्छे कपड़ों में आदमी खड़ा था। उसे देखकर डेजी इतनी डर गई कि उसका फोन उसके हाथ से गिर गया। ये व्यक्ति कौन था? क्या उसने ध्रुव को पहचाना? क्या ध्रुव आज अपनी माँ के लिए कुछ खरीद पाएगा? प्रशंसा,
श्रीमान गहलोत। जब स्टोर अटेंडेंट ने तेज सिन्हा गहलोत को अपने सामने खड़ा देखा तो वो चौंक गई। वो वास्तव में अपने ग्राहक के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैनेजर अचानक ब्रांच स्टोर में आ जाएगा। आमतौर पर इतना उच्च स्तरीय प्रबंधन ब्रांच स्टोर में कभी नहीं आता। सर, क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ? चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा। गहलोत ने उसकी बातों की परवाह नहीं की। वो अपनी बात कहता रहा। मैंने आपको प्रशिक्षण के दिनों में समझाया था कि हमारा हर ग्राहक हमारे लिए एक वीआईपी अतिथि है और आप अपने वीआईपी अतिथि के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। ज्यादातर इस स्तर के प्रबंधन कर्मचारी अपनी भावनाओं को अपने चेहरे पर नहीं आने देते। गहलोत इस बात से बहुत नाराज हुए और डेजी उनके बचाव में कहने लगी, माफ करना सर, पर आप अभी तक स्थिति को समझ नहीं पाए हैं। वो हमारे ग्राहक नहीं है। असल में ये लोग यहाँ कपड़े नहीं खरीद पाएंगे। यहाँ सिर्फ उन्हीं वीआईपी लोगों का स्वागत है जो हमारे कपड़े खरीद सकते हैं, लेकिन ये लोग बेवजह हमारा समय बर्बाद करने आते हैं। सर, हमारे उत्पादों की कीमत है और मैं अपने उत्पादों की प्रतिष्ठा बनाए रखने की कोशिश कर रही हूँ। डेजी ने अपनी शर्तों पर जवाब दिया। गहलोत अब अपने ग्राहक के सामने रेजी जैसे कम अक्ल इंसान से बहस करने के मूड में नहीं थे। वो शांति से कूड़ेदान के पास गए और कूड़ेदान में पड़े फलों के छिलके, बीज और ढेर सारे रद्दी कागज फेंक दिए। गहलोत खुद झुके और कूड़ेदान से आहान कार्ड निकाला। उसे सैनिटाइजर से साफ किया। ये डेजी को शर्मिंदा करने के लिए काफी था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि गहलोत खुद कार्ड और ध्रुव को डर और हैरानी से देख रहे थे और ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। गहलोत ने डरते हुए पूछा, सर, क्या ये आपका कार है? गहलोत कार्ड और ध्रुव को देख रहे थे। ध्रुव ने सहज स्वर में शांति से कहा। डेजी गहलोत को इस तरह काम करते देख थोड़ी शर्मिंदा हुई, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि गहलोत ग्राहक को इस तरह क्यों घूर रहे थे। डेजी आगे बढ़ी और बोली, मिस्टर गहलोत, मुझे माफ करना। मुझे पता है कि मुझे ग्राहक का कार्ड ऐसे कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए था, लेकिन आपका ऐसा व्यवहार देखकर मैं थोड़ी परेशान हूँ। डेजी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि गहलोत ने उसे जोर से डांटते हुए कहा, चुप रहो और जाकर हमारे वीआईपी ग्राहकों के लिए चाय बनाओ। वैसे मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि इस साल तुम्हें तुम्हारा बोनस और साल के अंत का इनाम नहीं मिलने वाला। अगर तुम्हें लगता है कि ये गलत है तो अभी इस्तीफा दे दो। गहलोत देश विदेश में बिजनेस स्टोर पर जाते थे और दुनिया के कई बड़े लोगों से कई बार मिल चुके थे। वो इस तरह के बैंक कार्ड को पहचानते थे। अच्छी बात ये थी कि वो समय पर आ गए, वरना आज वो न सिर्फ ध्रुव जैसे बड़े आदमी को खो देते बल्कि उसे नाराज भी कर सकते थे। उसकी इस हरकत से यहाँ नुकसान होता, उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी इससे प्रभावित होता। उसने आहान कार्ड को अच्छी तरह साफ किया और ध्रुव को लौटाते हुए बोला, माफ करना सर, मैं अपने स्टाफ की तरफ से माफी मांगता हूँ। कृपया अंदर आइए। आप लोग अपने लिए कुछ चुन लीजिए। मैं माफी के तौर पर हमारे स्टोर से आपके लिए कुछ निकाल दूंगा। गहलोत को इस तरह बात करते देख ध्रुव समझ गया कि गहलोत इस कार्ड के बारे में अच्छी तरह जानता है। ध्रुव बोला, मैं जो चाहूँ दे सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपके स्टोर को यहाँ हम पसंद है। गहलोत ने तुरंत सिर हिलाकर फिर माफी मांगी। वो आमतौर पर बहुत शांत रहता था और इस समय उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। गहलोत अच्छी तरह जानता था कि उसके सामने खड़ा लड़का नाराज नहीं हो सकता। गहलोत को छोड़िए, उसके लग्जरी ब्रांड की पूरी बिजनेस चेन में कोई भी इस लड़के को नाराज नहीं कर सकता। गहलोत ने तुरंत अपनी जेब से 2 सुनहरे कार्ड निकाले और ध्रुव को देते हुए कहा, सर, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी स्टोर अटेंडेंट को बेवकूफ समझकर माफ कर देंगे। वो आप लोगों को पहचान नहीं पाई। इसमें सबसे बड़ा दोष आपकी सादगी का है। मुझे लगता है कि आप अपनी सादगी के कारण हमें माफ कर देंगे और सर, हमें अपनी तरफ से आपको ये सुनहरा मेंबरशिप कार्ड देने में बहुत खुशी होगी। कृपया इसे स्वीकार करें सर। जब ध्रुव ने स्टोर मैनेजर को इतने अच्छे से बात करते देखा तो उसे थोड़ा अच्छा लगा। वैसे भी उसे पहली बार इतना सम्मान मिल रहा था। ध्रुव ने स्टोर मैनेजर की बात मान ली। उन्होंने सुनहरे मेंबरशिप कार्ड ले लिए। इन सुनहरे मेंबरशिप कार्ड से ध्रुव इस ब्रांड स्टोर में मुफ्त में खरीदारी कर सकेगा। ध्रुव ने पूछा, क्या आप मुझे सचमुच जानते हैं? गहलोत ने एक पल सोचा और कहा, मुझे माफ करना सर, मैं आप लोगों से जुड़ने के काबिल नहीं हूँ। हालांकि मैं एक बार यूरोप में हमारे अपने ब्रांड की एक मीटिंग में गया था। वहाँ एक सज्जन हमारे ब्रांड के चेयरमैन के साथ बैठे थे। मैंने उनके हाथ में ये कार्ड देखा था। उनके कार्ड पर भी ऐसा ही एक निशान था। ध्रुव मुस्कुराया और गहलोत की तरफ देखा। फिर उसकी नजर स्टोर अटेंडेंट पर पड़ी जो डर और हैरानी से ध्रुव और गहलोत को देख रही थी। ध्रुव पर धीरे धीरे सत्ता का नशा चढ़ रहा था। प्रशंसा,
गहलोत साहब, आखिर वो कौन थे? डेजी पिछले कई सालों से इस लग्जरी स्टोर में काम कर रही थी और उसने गहलोत को इतनी विनम्रता से बात करते कभी नहीं देखा था। उनकी विनम्रता में एक डर साफ झलक रहा था। गहलोत ने भावशून्य चेहरे से डेजी की तरफ देखते हुए कहा, डेजी, आज तो तुमने हम सबको लगभग मरवा ही दिया था। अगर वो इंसान तुम्हारी वजह से नाराज हो जाता तो न सिर्फ तुम्हारा स्टोर बल्कि हमारे पूरे ब्रांड का बिजनेस चेन बर्बाद हो जाता। और अगर उसने तुम्हें माफ नहीं किया होता तो मुझे तुम्हारे साथ साथ इस शहर के ही नहीं बल्कि पूरे देश के सारे स्टोर बंद करने पड़ते और मेरे लिए अपने यूरोपीय बॉसेस को जवाब देना मुश्किल हो जाता। ट्रेनिंग के दौरान तुम्हें सिखाया गया था कि किताब का मूल्यांकन उसके कवर से नहीं करना चाहिए। गहलोत की बातें सुनकर तेजी हैरानी से गहलोत को देख रही थी, लेकिन फिर भी वो मामले की गंभीरता को समझ नहीं पा रही थी। वो कौन था? गहलोत ने उसकी मासूमियत पर हंसते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, हमें उसकी पहचान जानने की कोशिश करने का भी हक नहीं है। तुम बस इतना समझ लो कि जो कार्ड तुमने कूड़ेदान में फेंका था वो कार्ड उसे स्विस बैंक ने जारी किया था। गहलोत की बात सुनते ही डेजी डर के मारे मर गई। चोर के आसपास मौजूद सभी लोगों ने साफ देखा कि डेजी के पैर कांप रहे थे। वे समझ गए कि गहलोत डरने का नाटक नहीं कर रहा है, वो सचमुच डरा हुआ है। खरीदारी के बाद ध्रुव अपनी माँ के साथ खाना खाने चला गया। वहाँ से उसने टैक्सी ली और अपनी माँ को वापस भेज दिया। अब ध्रुव विश्वविद्यालय की ओर जा रहा था। आहान के मोबाइल पर लगातार मैसेज आ रहे थे। मोबाइल देखे बिना ही ध्रुव समझ गया कि कार्तिक उसे ये मैसेज भेज रहा होगा। ध्रुव ने अपना मोबाइल खोला और कार्तिक ने मैसेज भेजा था, ध्रुव, क्या तुम आज काम पर नहीं आ रहे हो? अगर आ रहे हो तो प्रोटेक्शन के लिए कुछ लाना याद रखना। मैंने उससे वादा किया है कि अगर वो मुझे बेडरूम में संतुष्ट कर देगी तो मैं उसे आज लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी परफॉर्मर बना दूंगा। बेहतर होगा कि तुम जल्दी से प्रोटेक्शन के लिए कुछ ले आओ। मैं उसे दोबारा प्रेग्नेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो दोबारा प्रेग्नेंट हो गई तो तुम्हें भी परेशानी उठानी पड़ेगी। ध्रुव ने अपने फोन पर लाइव ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशन खोला जिसमें सनाया अपना लाइव परफॉर्मेंस देने वाली थी। ध्रुव ये देखकर हैरान नहीं हुआ कि सनाया दुनिया के सामने लाइव परफॉर्म कर रही थी। कार्तिक भी उस लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में सनाया के पीछे खड़ा था। अगर ध्रुव ने ये नजारा पहले देखा होता तो उसे सनाया और कार्तिक दोनों पर बहुत गुस्सा आता, लेकिन अब उसे उन दोनों की असलियत पता चल गई थी। इसके अलावा ध्रुव अब पहले वाला ध्रुव नहीं रहा था। सैकड़ों लोग सनाया के दीवाने थे, लेकिन सनाया कभी किसी को अपने लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में नहीं आने देती थी। हैरानी की बात ये थी कि कार्तिक सनाया के लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में मौजूद था और सनाया अपनी अश्लील परफॉर्मेंस लाइव दे रही थी। सनाया अपने जिस्म का प्रदर्शन कर रही थी और लोग उसे देखकर पागल हो रहे थे। अपनी हॉट परफॉर्मेंस के बाद सनाया ने पलटकर कार्तिक को गले लगा लिया और उसे लगातार किस करने लगी। उसकी ये हरकत देखकर लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में हंगामा मच गया। उधर कार्तिक ने अपना मोबाइल उठाया और सनाया के लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में 400 रुपए डाल दिए। लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में कमेंट तैरने लगे, बहुत बढ़िया कार्तिक, तुमने उसे अब तक 1 लाख रुपए दे दिए हैं। इतने पैसे कई स्टूडेंट्स के कई महीनों के खर्च के बराबर थे। दरअसल सनाया आज ये सब इस एप्लीकेशन में अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए कर रही थी। अगर ज्यादा लोग उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे और उस पर पैसे बरसाएंगे तो सनाया की रैंकिंग बढ़ जाएगी। इसके अलावा कार्तिक ने उसे फर्स्ट रैंक पर ले जाने का वादा किया था। कार्तिक जैसे अमीर लड़के के लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। कार्तिक, मैं तुम्हें पाकर खुश हूँ, सनाया ने कार्तिक की गोद में बैठते हुए बड़ी ही मोहक आवाज में कहा। उस लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर सनाया अकेली थी, जिन्हें यूनिवर्सिटी के छात्र देख सकते थे और उनमें से ज्यादातर दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे, जिनके पास आमतौर पर इतने पैसे नहीं होते। ऐसे में सनाया जैसी लड़कियों पर पैसा लुटाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। ये तो सिर्फ अमीर बापों के बिगड़ैल बच्चों के शौक होते हैं और अगर शो मुफ्त में मिलता तो ज्यादातर लड़के देखते ही। सच कहूँ तो अगर किसी मॉडल का परफॉर्मेंस देखने पर 80 रुपए खर्च किए जाए और वो 1000 रुपए से 1 लाख रुपए कमाती हो तो वो आसानी से टॉप 10 परफॉर्मर्स की लिस्ट में आ जाएगी। लेकिन कार्तिक ने सनाया को 2 लाख रुपए दिए, 5 लाख एक साथ डाले गए। इससे ये तय हो गया कि सनाया हफ्ते की टॉप परफॉर्मर बनेगी। हालांकि जब सनाया ने परफॉर्मर्स की रैंकिंग लिस्ट देखी तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि उनका नाम टॉप 10 में भी नहीं था। जब सनाया ने चेक करने के लिए सभी परफॉर्मर्स का चार्ट खोला, उसने देखा कि किसी ने सनाया को छोड़कर सभी परफॉर्मर्स पर 5 लाख रुपए लगा दिए थे। सनाया हैरान हो गई, ये असंभव है। कुछ सेकंड पहले ही सनाया दूसरे स्थान पर थी और अचानक 11वें स्थान पर खिसक गई। सनाया को लगा जैसे सिस्टम में कोई गड़बड़ी हुई होगी, लेकिन आज परफॉर्मर का रेट 5 लाख से शुरू हो रहा था। ऐसा आमतौर पर नहीं होता। कार्तिक, अब हम क्या करेंगे? बाकी सबके रिवॉर्ड मेरे से ज्यादा है, सनाया कार्तिक से पूछ रही थी। कार्तिक ने सनाया को अपनी गोद में बिठाया और इशारा किया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी में उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। इसके अलावा किसी की हिम्मत नहीं थी
कि कार्तिक से पंगा ले सके। कार्तिक ने सनाया से कहा कि तुम निश्चिंत रहो, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी रैंकिंग बढ़ा देता हूँ। ये कहकर कार्तिक ने सीधे 8 लाख रुपए सनाया के अकाउंट में डाल दिए। इतने पैसे आते ही सनाया की रैंकिंग पल भर में टॉप 10 में आने लगी, क्योंकि आज टॉप 10 की लिस्ट में आने के लिए न्यूनतम राशि 15 लाख रुपए थी। हैरान होकर कार्तिक ने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम खोला तो पता चला कि एक व्यक्ति सभी के खातों में पैसे डाल रहा था, जिसका यूजर नेम था एक लूजर और एक चुड़ैल। प्रशास, ध्रुव, कार्तिक और सनाया ने एक साथ कहा एक लूजर और एक चुड़ैल। इस यूजर का नाम सुनते ही उनके दिमाग में एक ही नाम आया, लेकिन अगले ही पल दोनों ने इस संभावना से इनकार कर दिया। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ध्रुव के पास इतना पैसा हो सकता है। कार्तिक, क्या तुमने कभी किसी को गुस्सा दिलाया या किसी का अपमान किया? सनाया ने कार्तिक से पूछा, क्योंकि सनाया को छोड़कर सभी की रेटिंग बहुत तेजी से बढ़ रही थी। सनाया की बात सुनकर कार्तिक को गुस्सा आ गया। अगर उसने किसी का अपमान किया भी था तो अब ऐसा कौन है जो पैसों के मामले में कार्तिक से पंगा ले सकता है? इसके साथ ही सनाया की रैंकिंग नंबर 1 पर पहुंच गई थी। सनाया अब थोड़ा आराम करके बगल में रखा बेव मग उठाकर पीने ही वाली थी कि रैंकिंग लिस्ट फिर बदल गई और सनाया फिर से टॉप 10 से बाहर हो गई। इस समय 10वें स्थान पर पहुंचने के लिए कम से कम लाख चाहिए थे। क्या हो रहा है? सनाया फिर से टॉप 10 कंटेस्टेंट्स के अकाउंट में गई और देखा, इस बार सभी के अकाउंट में एक ही यूजर आईडी से पैसे भेजे गए थे। हारने वाले और डायन के लिए कोई टॉप 10 नहीं। जब सनाया ने ये देखा तो कार्तिक से बोली, कार्तिक, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं वादा करती हूँ कि तुम जो कहोगे मैं करूँगी। सनाया खुद जानती थी कि भले ही वो कार्तिक से और पैसे लगाने को कह रही थी, लेकिन 20 लाख से ऊपर जाने के बाद कार्तिक के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। और कार्तिक को डर था कि वो जो भी है वो जानबूझकर कार्तिक और सनाया को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। अगर कार्तिक पैसे लगा भी देता है तो हो सकता है कि वो बंदा उसे बेच दे। वो उसे बढ़ाकर दोगुना भी कर सकता है। वो जो भी हो, वो बहुत अमीर लग रहा था। कार्तिक कुछ नहीं कर सका। उसने सनाया को दिलासा दिया और कहा, सनाया, तुम अगले हफ्ते फिर कोशिश क्यों नहीं करती? मुझे लगता है वे अगले हफ्ते अपनी सूची फिर से अपडेट करेंगे। कार्तिक को लगा कि सनाया को सूची में शीर्ष 10 में लाने के लिए 1 रुपया करोड़ भी पर्याप्त नहीं थे। सनाया खुद जानती थी कि कार्तिक जैसे अमीर लड़के के लिए इतनी बड़ी रकम बहुत ज्यादा थी, लेकिन सनाया पिछले 2 हफ्तों से खुद को शीर्ष स्थान पर दिखाने के लिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर रही थी। अगर ये पता था कि वो शीर्ष स्थान तो छोड़िए, शीर्ष 10 में भी नहीं आ सकती, तो उसका मजाक उड़ाने वालों की कोई कमी नहीं थी। कार्तिक ने अपनी आखिरी कोशिश की। कार्तिक, क्या तुम प्लीज? सनाया की बात पूरी होने से पहले ही कार्तिक बोला, सनाया, एक काम करो, तुम अब घर जाओ और थोड़ा आराम करो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। सनाया को एहसास हो गया था कि कार्तिक अब आगे की व्यवस्था करने में दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन वो अभी कार्तिक को नहीं छोड़ सकती थी। अगर उसने कार्तिक को परेशान किया तो वो और भी मुसीबत में पड़ सकती है। जो भी हो, कार्तिक एक अमीर आदमी था और सनाया ने उसे फंसाने के लिए बहुत मेहनत की थी, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं कह सकती थी जिससे कार्तिक को ठेस पहुँचे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सनाया बोली, कार्तिक, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी वापस आ जाओ। उधर ध्रुव ये सब सुन रहा था, दूर अपने सिस्टम में बैठा हुआ। वो यहाँ सब आसानी से देख और सुन रहा था। शासन अपने कमरे में चला गया और कार्तिक अपनी हार का गम भुलाने के लिए बाहर आ गया। अपनी हार को भुलाने के लिए कार्तिक किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिस पर वो अपना गुस्सा निकाल सके। ध्रुव को देखते ही कार्तिक जोर से हंसा और बोला, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैंने तुमसे प्रोटेक्शन लाने को कहा था, तुम ले आए। अच्छा हुआ तुम समय पर आ गए, वरना आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो जाती। ध्रुव बहुत गुस्से में था। उसने मुट्ठी भींच ली थी पर बोला कुछ नहीं। जब कार्तिक ने देखा कि ध्रुव पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है तो उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और आहान के मुंह पर फेंकते हुए कहा, साले, मेरा मुंह क्यों देख रहा है? ये ले अपनी डिलीवरी फीस और बाकी पैसे टिप के तौर पर रख ले। अब मेरा कंडोम दे और निकल जा यहाँ से। लेकिन ध्रुव कार्तिक की इन सब हरकतों से जरा भी हैरान नहीं था। कार्तिक ने आज उसके साथ जो कुछ भी किया था, आज ध्रुव उसे उसका दोगुना वापस देने वाला था। आज तक ध्रुव को पैसों की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा था, लेकिन अब ध्रुव पहले वाला ध्रुव नहीं रहा। कार्तिक ने शराब की बोतल उठाई और छत की तरफ देखते हुए बोला, अगर तू अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट देखना चाहता है तो क्या कर सकता है? अब तेरे सामने क्या खड़ा है, निकल जा यहाँ से। ये कहते हुए कार्तिक ने शराब से भरा गिलास आहान के मुंह पर फेंक दिया। अब तू अपना मजाक मत उड़ा, चला जा यहाँ से। तुझे तो खुश होना चाहिए कि कार्तिक ने तुझे इतनी महंगी शराब चखने का मौका दिया है, वरना तुम जिंदगी भर इस शराब का स्वाद नहीं ले पाते। कार्तिक के बगल में खड़े लड़के ने ध्रुव को पीछे धकेलते हुए कहा, मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से। ये आवाज सुनकर सब लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। कार्तिक को लगा
उसने कुछ गलत सुन लिया है। कार्तिक ने ध्रुव की ओर देखा और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, इसे चखते ही नशा हो गया, इसीलिए इन बेचारों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। अरे तुम पागल हो गए हो क्या, या कोई नशा कर लिया है? क्या कहा? एक बार फिर से कहो, मैं ठीक से सुन नहीं पाया। प्रशंसा, मैंने कहा था ना कि अभी यहाँ से चले जाओ। ध्रुव ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। ध्रुव की बात सुनकर कार्तिक ने दोनों हाथ फैलाए और जोर से हंस दिया। फिर ध्रुव की ओर उंगली दिखाते हुए बोला, तुम कौन होते हो मुझे आदेश देने वाले? क्या सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है? मैं तुम्हें इस बार के लिए हर साल 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो तुम कौन होते हो मुझे आदेश देने वाले? ध्रुव ने उसकी ओर देखा और पीछे मुड़कर चला गया। कार्तिक के गुर्गों ने पीछे से होटलिंग शुरू कर दी। इतनी जल्दी सारी हवा निकल गई। अगर ऐसे ही दुम दबाकर भागना था तो फिर इतना बखेड़ा क्यों खड़ा किया? ध्रुव चुपचाप उस चट्टान के पास गया, वहाँ रखा एक माइक्रोफोन उठाया और गला साफ करते हुए बोला, यहाँ उपस्थित सभी लोग कृपया ध्यान दें। आहन की आवाज से चारों ओर सन्नाटा छा गया और सभी असमंजस से बार काउंटर की ओर देखने लगे। लेकिन बार काउंटर पर एक जाना पहचाना वेटर देखकर लोग हैरानी से एक दूसरे से बातें करने लगे। ये तो ध्रुव है, ये क्या करने वाला है? ध्रुव कई सालों से गैलेक्सी बार में काम कर रहा था और बाहर अक्सर आने वाले लोग उसे जानते थे। आहन की छवि एक सीधे सादे लड़के की थी और लोग मानते थे कि उसमें आत्मसम्मान और गरिमा नाम की कोई चीज नहीं है। कहने की जरूरत नहीं कि इतने महंगे क्लब के इस बार में माइक्रोफोन हाथ में लेकर इस तरह बोलना आहन के बस की बात नहीं थी। वो रोज आने वाले लोगों से भी एक दूसरे की आंखों में देखकर बात नहीं कर सकता था। माइक्रोफोन नीचे रखो और तुरंत नीचे आओ ध्रुव, एक वेट्रेस ने ध्रुव को समझाते हुए कहा। ध्रुव ने जवाब में कुछ नहीं कहा और कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम अपने आप को बहुत अमीर समझते हो? कार्तिक सामने खड़ा था और उसे आहन की हरकत थोड़ी बचकानी लगी, लेकिन ध्रुव ने अपनी बात जारी रखी। तो मेरे सभी दोस्त जो गैलेक्सी बार में आए थे, आज रात का तुम्हारा सारा खर्च मैंने उठाया है, इसलिए तुम आज रात की सारी शराब खत्म कर दो और बिल मुझे दे दो। इसके बाद ध्रुव ने कार्तिक की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन ये दावत इस हारे हुए व्यक्ति और उसके साथ आई चुड़ैल के लिए नहीं है। इसके बाद ध्रुव ने कैशियर की तरफ देखा और कहा, मैंने पहले ही सारा भुगतान कर दिया है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस हारे हुए व्यक्ति को बाहर निकाल दें। कैशियर अभी भी पैसे गिन रहा था, कुल लाख थे। ये केवल ध्रुव ने अग्रिम के रूप में दिया था। आज रात की बिक्री बहुत अधिक होनी थी। कैश ने खुशी से अपनी गर्दन उठाई और गैलेक्सी बार के एक कर्मचारी की ओर इशारा करते हुए कहा, सारा भुगतान कर दिया गया है। सब खुशी से पागल हो गए और कार्तिक को देखकर हूटिंग करने लगे, अभी बाहर निकलो, अभी बाहर निकलो। इसी हूटिंग के बीच एक तेज आवाज आई, सुना नहीं, यहाँ हारे हुए और चुड़ैलों के लिए कोई जगह नहीं है। कार्तिक ये सब देखकर दंग रह गया। उसे लगा जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। आज तक उसने इसी तरह सबकी बेइज्जती की थी, पर आज पहली बार किसी ने उसे आईना दिखाया था और जिसने उसे वो इंसान दिखाया जिसका वो हमेशा अपमान करता था। ध्रुव। कार्तिक दौड़कर फ्रंट डेस्क पर गया और वहाँ से उसे पता चला कि ध्रुव ने सच में पूरा बिल चुका दिया था और फ्रंट डेस्क पर कुछ लोग आहन के नाम का बोर्ड लगा रहे थे। कार्तिक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उसने हैरानी से पूछा, ध्रुव, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? उसके सवाल का जवाब देने की बजाय ध्रुव ने उससे कहा, मैंने तो तुमसे कहा था ना कि यहाँ से चले जाओ। ध्रुव के इतना कहते ही पीछे से कुछ लोग कार्तिक को चिढ़ाने लगे, भाग जाओ यहाँ से, आज की पार्टी आहन की तरफ से है, चलो यहाँ कोई तमाशा मत करो, अब अच्छे बच्चों की तरह यहाँ से भाग जाओ। कार्तिक इतना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सका और बोला, तुम रुको और देखो मैं क्या करता हूँ। मैं पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय पर राज करता हूँ, इस बार तुम जीतो, आगे देखो। ध्रुव ने उसकी तरफ देखकर बहुत शांति से कहा, पार्टी अभी शुरू हुई है, अब तुम देखो तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं, आगे बहुत बुरा समय आने वाला है, अब तुम थोड़ा गंभीर हो जाओ। कार्तिक आहन की बातें सुनकर हैरान रह गया। आहन की बातों का क्या मतलब हो सकता है? ध्रुव जैसा गरीब इंसान रातों रात इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? ये नामुमकिन है क्योंकि कार्तिक एक अमीर परिवार से था। वो जरूर जानता था कि पैसे वाले लोग कुछ नहीं करते, वे अपने पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ है, उससे मिलने वाले मुनाफे से वे राज करते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी इस तरह पैसा बर्बाद नहीं कर सकता। आज ध्रुव ने सनाया को टॉप 10 से दूर रखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे और अब उसने गैलेक्सी बार में 20 लाख रुपए का निवेश किया है। कार्तिक इतनी आसानी से जाने वालों में से नहीं था। जाते हुए उसने कहा, ध्रुव गिल, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए, लेकिन मुझे भी पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर मुझे गैलेक्सी बार में जगह नहीं मिली तो मैं भी इस बार में नहीं आऊंगा। ये कहते हुए कार्तिक ने एक बोतल उठाई और ध्रुव की तरफ फेंकी और अपनी चालबाजियों से कहा, चलो रुको। ऐसा लग रहा था कि ध्रुव कार्तिक को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। आहन के ऐसा कहते ही
कार्तिक ने पलटकर पूछा। अब आहान का क्या प्लान था? क्या कार्तिक को पता भी है कि उसे किससे निपटना है? सनाया का क्या होगा? प्रशास, अब तुम क्या चाहते हो? ध्रुव बिल डेस्क पर गया और बोला, मुझे लगता है कार्तिक ने अपना बिल नहीं भरा है। ध्रुव ने कार्तिक का बिल लिया और कैशियर को बिल देकर कार्तिक के पास भेज दिया। बिल देखकर कार्तिक गुस्से से बोला, सिर्फ 60,000। ये कहकर कार्तिक ने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और कैश की तरफ फेंकते हुए कहा, ले लो। कैश ने कार्ड अपनी मशीन में स्वाइप किया और कार्तिक की तरफ थोड़ा मुंह बनाकर देखा। सॉरी सर, आपके कार्ड में पैसे नहीं हैं, ये नामुमकिन है। कार्तिक ने सनाया पर 30 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए थे। कैश ने दोबारा चेक किया तो पाया कि कार्ड फ्रीज हो गया है, लेकिन कार्तिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसके पास कई बैंकों के कार्ड थे। लेकिन लगभग सभी कार्ड ट्राई करने के बाद भी वो किसी भी कार्ड से पेमेंट नहीं कर पा रहा था। आखिर दिक्कत क्या है? ये नामुमकिन है। कार्तिक के चेहरे पर बेबसी और मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। कार्तिक कुछ सोच नहीं पा रहा था। उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करके पूछा, पापा, मैं कोई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? फोन उठते ही कार्तिक ने गुस्से में कहा, लेकिन दूसरी तरफ से उसके पापा भी चिंतित दिख रहे थे। कार्तिक की बातों को पूरी तरह अनसुना करते हुए उन्होंने कहा, मुझसे बात मत करना और कोई फोन मत करना, घर पर पुलिस आई है। कार्तिक का गला सूख रहा था। उसने हैरानी से पूछा, क्या बात है, क्या हुआ? और उसकी बात पूरी होने से पहले ही पापा ने फोन काट दिया। कार्तिक खुद भी अच्छी तरह जानता था कि उसके घर में आने वाला पैसा ईमानदार नहीं है, लेकिन कार्तिक खुद हमेशा लोगों को यही बताता रहता था कि उसके पिता के पीछे कितने बड़े लोग पड़े हैं। अगर ऐसा न होता तो कार्तिक का परिवार इतनी जल्दी इतने बड़े मुकाम पर न पहुंच पाता। हालांकि इस समय कार्तिक के पास अपने पिता के बारे में सोचने का भी समय नहीं था। इस समय वो गैलेक्सी बार के बिल डेस्क पर खड़ा था और उसका कोई भी कार्ड काम नहीं कर रहा था, और अगर उसने बिल नहीं भरा तो वो बाहर नहीं जा पाएगा। कार्तिक ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम लोग मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? मैं कल तक तुम लोगों को दे दूंगा, थोड़ा इंतजार करो। कार्तिक अपने दोस्तों को पैसे उधार देकर जाने ही वाला था कि ध्रुव ने पीछे से आवाज लगाई और उसे फिर रोक लिया। अब क्या? ध्रुव हंसते हुए बोला, तुमने तो मेरे सामने एक बोतल तोड़ दी। सच कहूँ तो मैंने बार की सारी बोतलें खरीद ली थी, लेकिन तुमने तोड़ी है तो इसका भुगतान तुम्हें ही करना चाहिए। अब तक बार में लगभग सभी लोग ध्रुव और कार्तिक के पास खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। कार्तिक गुस्से से बोला, एक सड़ी हुई बोतल की क्या कीमत होगी? आओ, मैं अभी भुगतान कर देता हूँ। अच्छी बात है। ध्रुव ने वेटर की ओर इशारा किया, जो अभी भी कांच के टुकड़ों को इकट्ठा कर एक ट्रे में रख रहा था। आहान का इशारा सुनते ही वेटर ट्रे लेकर आगे आया और बिल डेस्क की तरफ बढ़ा दिया। कैसिया ने बोतल के टुकड़े उठाए और आश्चर्य से ध्रुव को देखने लगी। फिर कार्तिक की तरफ देखते हुए उसने कहा, टूटी हुई बोतल का नाम मैकलन है, ये 1955 की है, इसकी कीमत। ये कहकर कैसिया ने कार्तिक को प्राइस टैग दिखाया और कोड स्कैन कर बताया 66,686। बोतल की कीमत सुनकर लोग हैरान रह गए। ये बोतल इस बार की सबसे महंगी बोतल थी, जिसे गैलेक्सी बार ने बहुत अच्छे से सजाया था। हैरानी की बात ये थी कि कार्तिक के ठीक सामने बोतल में ये बोतल लावारिस किसने रखी थी। शायद यही वजह थी कि बोतल देखने के बाद कैसिया ने सबसे पहले ध्रुव की तरफ देखा। कुछ लोग अभी अपने मोबाइल से इस टूटी हुई बोतल की तस्वीरें ले रहे थे। कुछ लोग इस बोतल के बारे में खोज कर रहे थे, जिसमें कार्तिक का एक गुर्गा भी था। कार्तिक उस बोतल की कीमत सुनकर चौंक गया। उसने लैक्स की 66 रुपए की बोतल तोड़ दी थी और उसके पास एक भी रुपया नहीं था। कार्तिक पागलों की तरह चिल्ला रहा था, ये इतना महंगा कैसे हो सकता है? कार्तिक की बातों को अनसुना करते हुए ध्रुव ने कैशियर से पूछा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि कार्तिक भुगतान कैसे करेगा? और ध्रुव को जवाब मिला, या तो विनम्रता से या पिटाई खाकर। भले ही ध्रुव आज सुबह तक गैलेक्सी बार का वेटर था, अब ध्रुव इस पार्टी का मेजबान था। कैशियर ने ध्रुव को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, हमारे पास पैसे इकट्ठा करने के कई तरीके हैं। कार्तिक की आंखें डर से सिकुड़ गई। वो डर और गुस्से में चिल्लाया, मैं इस बोतल के लिए भुगतान क्यों करूं? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? और क्या तुम ये भी जानते हो कि मैं किस परिवार से हूं? अब तक बार में खड़े बाउंसर भी आ गए थे। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और तुम्हारे पिता कौन है। मुझे बस इतना पता है कि अगर तुमने 2 दिनों के भीतर इसका भुगतान नहीं किया तो मैं तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दूंगा, समझे? ये कहते हुए बाकी ने कार्तिक को सीधे चेहरे पर मुक्का मारा। क्या कार्तिक की पारिवारिक पृष्ठभूमि मदद नहीं करेगी? क्या पुलिस खुद आई है या उसे भेजा गया है? कार्तिक इतना बड़ा भुगतान कैसे कर पाएगा? संगीत, प्रशास, यदि आप चाहें तो आप यहाँ काम कर सकते हैं और सभी पैसे चुका सकते हैं। इस तरह आपको 66 लाख रुपए कमाने में जीवन भर लग जाएगा। वैसे भी आप अभी भी जवान हैं। ध्रुव ने ऊंची आवाज में कार्तिक की ओर देखते हुए कहा। फिर कार्तिक ध्रुव को हर दिन थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह पीटता था। कार्तिक ने ध्रुव के साथ
जो कुछ भी किया था उसे देखते हुए आहान का बदला बहुत बड़ा था। जाहिर है ईमान को कुचलने में एक अजीब आनंद मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई लत है जिसकी वो आदी होता जा रहा है। तुम रुको और देखो मैं क्या करता हूँ। ध्रुव की बात सुनकर कार्तिक बोला, तुम मुझे किस बात का इंतजार करने को कह रहे हो? तुम्हारे पिता ने अपने निवेशकों को 6 करोड़ का चूना लगाया था और अब तक उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका होगा और उन्हें आजीवन कारावास से कोई नहीं बचा सकता। कार्तिक, तुम अपने पिता के बिना कुछ भी नहीं हो, तुम खत्म हो चुके हो। ये शब्द कहते हुए ध्रुव ने अपने दिल में बहुत राहत महसूस की। दूसरी ओर कार्तिक हैरान था कि ध्रुव को ये सब कैसे पता चला। ध्रुव को वहाँ गए 1 घंटा भी नहीं हुआ था और उस घंटे में कार्तिक का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक को बर्बाद करने में केवल 1 घंटा लगा। ध्रुव एक अमीर परिवार में पैदा हुआ था। वो जानता था कि बिना पैसे के कैसे गुजारा किया जाता है, लेकिन कार्तिक को ये सब सीखने में पूरी जिंदगी लग जाएगी। ध्रुव एक मेज पर बैठ गया और एक महंगा पेय लिया और पीने लगा। ध्रुव की बात सुनकर कार्तिक को आहान की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने गुस्से से कहा। ध्रुव ने काउंटर से मैकलन 1955 की एक और बोतल निकाली। कार्तिक को देखते ही उसने बोतल तोड़ दी और कार्तिक के सिर पर उड़ेल दी। चुसो कार्तिक, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन ड्रिंक है। आज के बाद तुम्हें इतना महंगा ड्रिंक चखने का मौका कभी नहीं मिलेगा। इतना कहकर ध्रुव ने इशारा किया और बार के बाउंसरों ने कार्तिक को उठाकर बाहर फेंक दिया। अब ध्रुव को इस बार में काम करने की जरूरत नहीं थी और ध्रुव को लगा कि अब उसे अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं है। ध्रुव वापस अपनी टेबल पर आया और पीने लगा। ध्रुव ने अभी कुछ ही ड्रिंक्स लिए थे कि सनाया भी वहाँ आ गई। सनाया काफी देर से अपने प्राइवेट रूम में कार्तिक का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो अभी तक नहीं आया था, इसलिए सनाया को आखिरकार बाहर आना पड़ा। वो कार्तिक को लेकर बहुत चिंतित थी। आहान की नजर में सनाया दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हुआ करती थी, लेकिन इस घटना के बाद उसे देखने का उसका नजरिया बदल गया था। वो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार एक आवारा लड़की थी। उसे पैसों के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं थी। ध्रुव को देखकर सनाया उसके पास आई और बोली, कार्तिक कहाँ है? ध्रुव ने उसे पूरी तरह से अनसुना कर दिया और कहा वो चला गया है। यहाँ क्या हुआ था? शायद सनाया को इसका कुछ अंदाजा था या किसी ने उसे बता दिया था, इसीलिए सनाया ने ध्रुव से कहा, ध्रुव तुम यहाँ बैठकर ऐसे क्यों पी रहे हो? मुझे लगा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम अपने पैसे ऐसे बर्बाद कर रहे हो। शासक की बातें सुनकर ध्रुव हंस पड़ा। मेरे पीने से तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं अपने पैसों से पी रहा हूँ। क्या ये कार्तिक से बेहतर नहीं है जो अपने पिता के पैसों से पीता था? शासक की बातें सुनकर सनाया ने वही कहा जो उसने सुना था। सच में? क्या तुम सच में अपने पैसों से पी रहे हो? अगर सच में हिम्मत है तो सबके सामने स्वीकार करो कि तुमने पैसे चुराए हैं। तुम्हारी माँ तुम्हारे जैसे लड़के को देखकर बहुत गुस्सा होगी। ये कहकर सनाया बाहर जा रही थी। ध्रुव सनाया की बातें सुनकर हैरान रह गया। पैसे चुराने की बात कहाँ से आई और सनाया माँ का नाम क्यों ले रही थी? क्या ऐसा कुछ है जो मैं नहीं जानता? तो ध्रुव ने सनाया से पूछा, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा क्या मतलब है? सनाया ने ध्रुव को गुस्से से देखते हुए कहा, ध्रुव तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुमने अलीशा के पैसे चुराए और अपनी माँ को शॉपिंग पर ले गए। अब तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने मतलबी इंसान हो। सनाया की बात सुनकर ध्रुव को यकीन नहीं हुआ कि अलीशा कहाँ से आई है और ये अफवाहें कौन फैला रहा है। अलीशा सनाया की दोस्त थी। जब से सनाया और ध्रुव साथ थे, अलीशा ध्रुव को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही अलीशा ध्रुव को देखती, वो अपना आपा खो बैठती। वो ध्रुव को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और वो हमेशा ध्रुव की पीठ पीछे उसे बदनाम करती रहती थी। ध्रुव अच्छी तरह जानता था कि अलीशा ध्रुव के बारे में क्या सोचती है, लेकिन इस बार अलीशा ने सारी हदें पार कर दी। ध्रुव तुम्हारे जैसा चोर मुझे क्यों बुला रहा है? ये अच्छा है कि सनाया ने तुमसे दूरी बनाए रखी। तुम्हें विश्वविद्यालय के बुनियादी शिष्टाचार भी नहीं पता। मुझे पता था कि तुम एक मतलबी इंसान हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम एक चोर भी हो। अलीशा की बात सुनकर ध्रुव ने पूछा, मैंने तुम्हारे कौन से पैसे चुराए? मुझे ठीक से बताओ। ध्रुव ने गुस्से में दांत पीसते हुए अलीशा से कहा, जिस पर अलीशा ने जवाब दिया, तुम कितने मतलबी इंसान हो। मुझे तुमसे बात करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी माँ ने मेरे 400 रुपए मुझे लौटा दिए हैं। अलीशा की बातें सुनकर ध्रुव परेशान हो गया। माँ का इस सब से क्या लेना देना है? माँ ने अलीशा को पैसे क्यों दिए और उनके पास ये पैसे कहाँ से आए? जब वो विश्वविद्यालय आई थी उसके पास केवल 4000 रुपए थे। इस बीच अलीशा कहती रही, मैंने अपने जीवन में तुम्हारे जैसा बेकार व्यक्ति कभी नहीं देखा। पता नहीं वो कहाँ से लाई होगी। जरा खुद को देखो, इतने पैसों से तुम बार में बैठकर शराब कैसे पी सकते हो? सनाया क्या कह रही थी? ध्रुव ने चोरी की थी और माँ अस्पताल क्यों गई थी? प्रशंसा। अस्पताल? अस्पताल का नाम सुनकर ध्रुव चौंक गया। वो अच्छी तरह जानता था कि उसकी माँ की कोई अच्छी नौकरी नहीं थी और आहान के परिवार में
लगभग सभी ने उससे मुंह मोड़ लिया था। क्या कोई था जो उसे 400 रुपए देता? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो अपना खून बेचकर पैसे लाई है। बस ये सोचकर ही ध्रुव का सिर फट जाएगा। ध्रुव ने अलीशा से कहा, मैंने फोन काट दिया और तुरंत यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। अहान की माँ भी यूनिवर्सिटी से लौट रही थी। वो धीरे धीरे यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकल रही थी और अलीशा उन्हें छोड़ने आई। अलीशा की माँ उन्हें समझा रही थी, देखो बेटा, ध्रुव से कोई द्वेष मत रखना। मुझे पता है मेरा बेटा ऐसा नहीं है, पर वो मेरे लिए कुछ नए कपड़े खरीदना चाहता था। बस उसे माफ कर देना बेटा। मैं तुम्हें ये 3000 रुपए और दूंगी, लेकिन बेटा वादा करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। अहान की माँ जानती थी कि ये एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, यहाँ कई बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। ध्रुव ने जो भी गलती की होगी उसे यहीं से अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। हालांकि ध्रुव ने चोरी की थी, फिर भी माँ उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। अलीशा ने पैसे ले लिए, लेकिन वो अभी भी गुस्से में दिख रही थी। पैसे पर्स में रखने के बाद अलीशा बोली, बेहतर होगा कि तुम ध्रुव को समझा दो, वो बहुत आगे निकल गया है। ये कहकर अलीशा वापस जाने ही वाली थी कि तभी ध्रुव आ गया। ध्रुव को देखकर अलीशा गुस्सा हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकते हो। अच्छा होता कि तुम मेरे पास आकर मुझसे माफी मांगते और दोबारा ऐसा कुछ न करने की कसम खाते तो मैं तुम्हें माफ कर देती। अलीशा आगे कुछ कहने ही वाली थी कि ध्रुव जोर से चिल्लाया और बोला, चुप रहो। ध्रुव इतनी जोर से चिल्लाया कि आसपास खड़े लोग भी उन तानों को देखने लगे। धीरे धीरे उस जगह पर भीड़ बढ़ने लगी। जब अहान की माँ ने देखा कि आसपास भीड़ बढ़ने लगी है तो वो डर गई। वो नहीं चाहती थी कि किसी को इस बारे में पता चले। वो ध्रुव को एक तरफ ले गई और बोली, इस बारे में बात मत करो, मैं घर पहुंचकर तुमसे बात करूंगी। ध्रुव गुस्से में बोला, लेकिन माँ मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। फिर ध्रुव अलीशा के पास गया और बोला, तुमने कहा कि मैंने पैसे चुराए हैं, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई सबूत, कोई प्रमाण है? क्या अलीशा को अपनी बात साबित करनी होगी? उसने कहा, क्या ये पर्याप्त नहीं है? क्या ध्रुव नहीं जानता कि वो इतने गरीब परिवार से है? अलीशा के मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। आज अलीशा झूठे अभिमान में जी रही थी। आज ध्रुव उसके सामने खड़ा था। धीरे धीरे वहाँ लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। ध्रुव उसकी आंखों में देखकर उससे बात कर रहा था। इसलिए खुद को बचाने के लिए अलीशा ने कहा, ध्रुव, मैंने तुम्हें भागने का मौका दिया क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ से सहानुभूति थी, लेकिन मुझसे माफी मांगना तो दूर। अलीशा अपने रुतबे का फायदा उठा रही थी और उसने सोचा कि वो ध्रुव को स्टूडेंट केस मैनेजमेंट ऑफिस जाने का जिक्र करके डरा देगी। ध्रुव एक साफ दिल का इंसान था जो आमतौर पर सड़क के बीच में खड़े होकर इस तरह लड़कियों से बहस करने से बचता था, लेकिन आज अगर किसी ने उसे उसकी माँ के सामने चोर कहा तो वो चुप नहीं रह सका। ध्रुव ने गुस्से से कहा, हमें स्टूडेंट केस मैनेजमेंट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, मैंने आपके कितने पैसे चुराए हैं? अलीशा ने सोचा कि ध्रुव स्टूडेंट केस मैनेजमेंट ऑफिस का नाम सुनकर डर गया। अलीशा ने कहा, 400 रुपए। क्या आपको लगता है कि आप मेरे पैसे वापस कर पाएंगे? अलीशा की बातें सुनकर ध्रुव ने कहा, तो आपको लगता है कि मैंने आपके पैसे चुराए और अपनी माँ के लिए कपड़े खरीदे, सही? अहान का सवाल सुनकर अलीशा ने मुंह बनाया और कहा, बिल्कुल, सबको पता है, आपको और आपके परिवार को भी। आपकी माँ ने जो कपड़े पहने हैं सबने उसे हमेशा साधारण कपड़ों में देखा था और आज अचानक उसकी माँ बहुत महंगे कपड़े पहन कर आई थी। साफ था कि ये ब्रांडेड ड्रेस थी। भीड़ में तरह तरह की बातें हो रही थी। पता नहीं वो कितना घटिया इंसान है, उसने उनके पैसे चुराए हैं और अपनी माँ के लिए कपड़े खरीदे हैं। ड्रामा बढ़ता जा रहा था और भीड़ भी। अहान के सहपाठी भी भीड़ में थे। अलीशा ने आगे कहा कि मेरे पर्स में 400 रुपए थे और क्लास में किसी ने मेरे पर्स से पैसे निकाल लिए और तुम क्लास से सबसे आखिर में निकल रहे हो। अलीशा ने भीड़ को बताते हुए कहा। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, अगर मैं साबित कर दूं कि मेरे खरीदे कपड़ों की कीमत 400 रुपए से ज्यादा है तो क्या तुम मानोगे कि मैंने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए हैं? अलीशा अहान की बातें सुनकर हैरान रह गई। उसे लगा कि 400 रुपए भी बहुत ज्यादा है। ध्रुव ने कई बार देखा कि वो किसी भी समूह में ध्रुव को बाधित करती थी। पीठ पीछे बुराई करना आम बात है, पर आज ध्रुव सबके सामने अलीशा को आईना दिखाने के मूड में था। मैं सबके सामने कह रहा हूँ कि तुम मेरी माँ के पहने हुए कपड़े नहीं खरीद सकते क्योंकि तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है। अहान की बातें सुनकर अलीशा जोर से हंस पड़ी। अलीशा ध्रुव को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर ऐसे हंस रही थी। अलीशा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ध्रुव, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर मैं तुम्हारी माँ के कपड़े नहीं खरीद सकती तो मैं तुम्हारी माँ से लिए गए सारे पैसे वापस कर दूंगी, ठीक है?
ध्रुव की बात सुनकर अलीशा अपना आपा खो बैठी, पर ध्रुव के लिए इतना काफी नहीं था। अलीशा ने कई बार उसका अपमान किया था, इसलिए इस बार ध्रुव उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता था। इसलिए ध्रुव ने अलीशा को चिढ़ाते हुए कहा, अगर तुमने गलत तरीके से पैसे लिए हैं तो तुम्हें वापस करने होंगे, लेकिन तुमने गलत आरोप लगाए हैं। उसका क्या? आहान की हैसियत सुनकर अलीशा पहले से ही गुस्से में थी। अब आहान की गलत तरीके से पैसे कमाने की बात सुनकर वो आग बबूला हो गई। अब अलीशा क्या करेगी? अलीशा को इसकी क्या सजा मिलने वाली थी? क्या ध्रुव इस अपमान का बदला लेगा? ठीक है, अगर मैं गलत साबित हुई तो मैं न केवल तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी, मैं खुद को थप्पड़ मारूंगी। क्या तुम इससे सहमत हो? अलीशा ने ध्रुव पर गलत आरोप लगाए थे और जब ध्रुव ने इसके मुआवजे के बारे में सवाल किया तो अलीशा ने कहा कि वो खुद को थप्पड़ मारेगी। अब ध्रुव को साबित करना था कि अलीशा गलत थी। जैसे ही अलीशा ने बोलना खत्म किया, ध्रुव ने अपनी जेब से आज की खरीदारी का बिल निकाला और सबको दिखाते हुए अलीशा को दिखाया। जब अलीशा ने बिल देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। ध्रुव ने अपनी माँ के लिए सुल के 2023 स्प्रिंग कलेक्शन से एक ड्रेस खरीदी थी और इस ड्रेस की कीमत 35 लाख रुपए थी। रिसीव मी भी सुनील का ऑफिशियल लेबल था और कोई भी उसे कॉपी नहीं कर सकता था। अलीशा की नजर अब आहान की माँ के कपड़ों पर थी। अलीशा हैरान थी कि उसने अब तक ध्यान क्यों नहीं दिया। क्या ड्रेस वाकई इतनी महंगी थी कि अलीशा उसे खरीद नहीं सकती थी? कपड़ों की तो बात ही छोड़िए, अलीशा आहान की माँ के हाथ में टंगा बैग भी नहीं खरीद सकती थी। इसके अलावा सोचने वाली बात ये थी कि ध्रुव उसे कैसे खरीद सकता था। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले किसी भी लड़के के लिए 5 लाख रुपए बहुत ज्यादा थे। अचानक पूरी भीड़ चुप हो गई। अलीशा को क्या हुआ? वो अचानक इतनी चुप क्यों हो गई? अलीशा, आखिर हो क्या रहा है? अलीशा, हमें बताओ क्या बात है? अगर ध्रुव ने तुम्हारे पैसे चुराए हैं तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। लोग अलीशा का साथ देने के लिए शोर मचा रहे थे। अलीशा पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी थी, कभी बिल देखती, कभी लोगों को, कभी आहान की माँ के ड्रेस को। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर हालात का सामना करना था। आखिरकार उसने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, मैं गलत थी, उसने मेरे पैसे नहीं लिए हैं, मुझे कोई गलतफहमी हो गई थी। अलीशा हैरान थी कि ध्रुव के पास अचानक इतने पैसे कहां से आ गए। उसके और उसकी माँ के चेहरे से लग रहा था कि वो किसी गरीब परिवार से है। अलीशा ने आगे कहा, मैं तुम्हारी माँ को सारे पैसे लौटा दूंगी। अलीशा इतनी शर्मिंदा हुई कि ये कहते कहते रोने लगी, लेकिन उसने अपने पर्स में हाथ डालकर सारे पैसे अपनी माँ को लौटा दिए। लेकिन ध्रुव अपनी माँ का अपमान ऐसे नहीं भूलने वाला था, इसलिए उसने हाथ के इशारे से कहा, शायद तुम कुछ भूल रही हो। आहान के इशारे ने अलीशा को याद दिलाया कि उसने वादा किया था कि अगर वो गलत साबित हुआ तो वो अपने गाल पर थप्पड़ मारेगा। अलीशा ने ध्रुव की तरफ देखा और कहा, तुम तो और भी ज्यादा रोने लगे। वो हाथ उठाकर खुद को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि पीछे से आहान की तरफ से कुछ लोग उसे ताना मारने लगे, लेकिन तभी आहान की माँ ने अलीशा का हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कभी कभी गलतफहमियां हो जाती हैं। इतनी भीड़ में बस एक माँ ही थी जो अचानक अलीशा को इतने प्यार से समझा रही थी। अलीशा ने सिसकते हुए उसे गले लगा लिया। सॉरी आंटी, मुझे बहुत दुख है। ये कहकर अलीशा भीड़ को चीरती हुई भाग गई। यहाँ से वो सीधे यूनिवर्सिटी की पार्किंग में गई, जहाँ वह एक BMW कार के अंदर जाकर जोर जोर से रोने लगी। क्रिश, आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, लेकिन तुम्हें कुछ तो करना ही होगा। अलीशा के जाते ही यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ी भीड़ भी छंट गई। ध्रुव ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ खुश नहीं दिख रही थी, उसकी भौहें लगातार सिकुड़ रही थी। माँ, मैंने किसी का पैसा नहीं चुराया। तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं चोरी करूंगी? लेकिन माँ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बस एक ही बात पूछी, तो तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ का सवाल सुनकर आहान की हालत खराब हो गई। निहाल ने उससे साफ कह दिया था कि उसकी माँ को किसी भी हालत में इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए था, और वो ये भी नहीं बता पाया कि उसे स्कॉलरशिप मिली है। इसलिए सच छुपाने के लिए उसने सवाल को अनसुना कर दिया और कहा, माँ, आप इसकी चिंता मत करो, आप बस ये समझ लो कि मैं अपना और आपका ख्याल रख सकता हूँ। वैसे ये बताओ कि तुम अस्पताल क्यों गए थे? क्या तुमने पैसों के लिए फिर से अपना खून बेचा? ये कहकर ध्रुव ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और ध्यान से देखने लगा, लेकिन वो हैरान था क्योंकि उसकी माँ के हाथ पर कहीं भी खून बहने का निशान नहीं था। तो फिर माँ, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? पूछने पर उसकी माँ ने बताया, तुम अपनी माँ को जानते हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई मेरे बेटे पर चोरी का इल्जाम लगाए। लेकिन जब मैं अस्पताल गया तो एक लड़की मेरे पास आई। उसने मुझे बताया कि वो आपकी क्लास में पढ़ती है, और मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद
उसने मुझे 40,000 रुपए भी दिए। मैंने बहुत मना किया, लेकिन उसने मुझसे कहा कि आंटी इसे उधार समझकर रख लो। इसके बाद माँ ने ध्रुव को चिढ़ाते हुए कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे पीठ पीछे कुछ नया कर रहे हो। साफ साफ बताओ वो कौन थी? अब तक क्यों नहीं बताया? पर ध्रुव हैरान था। क्या सच में पूरी यूनिवर्सिटी में कोई है जो उसकी माँ को 400 रुपए दे सके? और वो भी कौन हो सकती है? ध्रुव और सनाया के बीच थोड़ी नजदीकियां थी, पर वो ऐसी लड़की नहीं थी जो किसी की मदद करे। और जब उसकी माँ अस्पताल गई थी, तब सनाया कार्तिक के साथ बार में थी। आखिरकार ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा कि वो कैसी लग रही है। ध्रुव उस लड़की के बारे में जानना चाहता था। उसकी माँ ने आहान के सवाल का जवाब देना शुरू किया। वो बहुत खूबसूरत थी। उसका चेहरा बिल्कुल साफ और शालीन था। वो काफी लंबी थी और उसका फिगर भी अच्छा था। इसके अलावा उसने योगा पैंट्स पहन रखी थी। ध्रुव अपनी माँ की बातें सुनकर पूरी तरह हैरान रह गया। उसकी माँ ने जो भी बताया था वो सिर्फ एक लड़की पर जंच रहा था, और वो थी तृप्ति। तृप्ति अक्सर कैंपस में योगा पैंट्स पहनकर आती थी। वो योगा क्लास भी जाती थी। उसका फिगर कमाल का था और वो बहुत खूबसूरत दिखती थी। चलो माँ, अपना ख्याल रखना, मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो, और मुझे पैसे भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। ध्रुव ने अपनी माँ को बस में वापस भेजते हुए उन्हें समझाया। इसके बाद वो घर आकर सो गया। अगले दिन उसकी पहली क्लास सुबह 8 बजे शुरू होने वाली थी। ध्रुव पढ़ाई में अच्छा था और उसके अच्छे नंबर आते थे। उसकी माँ ने बड़ी मुश्किल से उसका दाखिला इस यूनिवर्सिटी में करवाया था, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में बहुत अमीर घरों के बच्चे पढ़ते थे और आहान की गरीब पृष्ठभूमि के कारण सब उसे तंग करते थे। उसके क्लास टीचर भी उसे पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उसकी पढ़ाई में रुचि खत्म हो गई थी। इसके अलावा वो गैलेक्सी बार में भी काम करता था ताकि उसकी माँ पर ज्यादा बोझ न पड़े। वो पहले से ही लोगों के लिए मजाक का पात्र था, लेकिन सनाया वाली घटना के बाद वो अब लोगों के लिए पूरी तरह मजाक बन गया था। लोग उसके मुंह पर उसके बारे में कुछ भी कहते थे, लेकिन वो जवाब देने के काबिल नहीं था, इसलिए वो सुनकर भी चुप रहता था। लोग उसे रीढ़ विहीन, आत्मसम्मान और गरिमा विहीन व्यक्ति समझते थे। लेकिन अब ध्रुव पहले जैसा नहीं रहा। शासन की कहानी खत्म हो चुकी थी, इसलिए ध्रुव को फिर से खुद को संभालना था और आगे बढ़ना था। सुबह विश्वविद्यालय आने के बाद आहान की निगाहें कार्तिक को ढूंढ रही थी, लेकिन कार्तिक आज कॉलेज नहीं आया था। सुबह 8 बजे जब ध्रुव कक्षा में बैठा था तो उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई निगाहें उसे बार बार देख रही हों। कक्षा समाप्त होने के बाद ध्रुव उठा और आगे की सीट की ओर बढ़ा। कक्षा में चर्चा का विषय बन गया, ये रीढ़ विहीन ध्रुव क्या करने वाला था। सबकी निगाहें ध्रुव पर थी, लेकिन ध्रुव आराम से चलता हुआ तृप्ति के पास पहुंचा और बोला, अच्छा तृप्ति, कल शाम जो हुआ उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना कहकर ध्रुव ने गहरी सांस ली और आगे बोला, तो तृप्ति, मैं तुम्हें तुम्हारे पसंदीदा रेस्टोरेंट में दावत देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो। आहान की बातें सुनकर पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तृप्ति भी हैरान थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ध्रुव उसे भी खाने पर बुलाएगा। उसकी बातें सुनकर तृप्ति को अजीब लग रहा था। कल रात तृप्ति ने आहान की माँ की मदद की थी, लेकिन तृप्ति ने ये सिर्फ उसकी मदद के लिए किया था। वो अपना खून बेचकर पैसे कमाना चाहती थी और ये देखकर तृप्ति को उन पर तरस आ गया। वहाँ वो बेशर्म ध्रुव खड़ा था जो अपनी माँ की मदद करना छोड़कर तृप्ति को खाने पर बुलाने आया था। लेकिन तृप्ति ने ध्यान रखा कि ध्रुव को बुरा न लगे। अच्छा ध्रुव, तुम्हारे निमंत्रण की कद्र है, लेकिन खाने पर जाने की बजाय क्यों ना हम यही कैंटीन में कुछ खा ले। तृप्ति के इस जवाब से ध्रुव बहुत खुश हुआ। तृप्ति, ऐसा मत करो, ये सब होता रहता है और बड़े साहब अच्छी तरह जानते हैं कि इन सब परेशानियों से कैसे निकलना है। बहरहाल एक बार सब ठीक हो जाए तो वो खुद तुमसे मिलने आएंगे। निहाल की बातें सुनकर ध्रुव ने फिर पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि समस्या क्या है? क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? ध्रुव ने पूछा। फिर निहाल ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, खैर अभी आपके लिए मदद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपसे मिलने का मेरा मुख्य उद्देश्य आपको इस काबिल बनाना है कि आप अपने पारिवारिक व्यवसाय को संभाल सके, वो भी अपने दम पर। मेरा उद्देश्य आपको ये आलीशान जीवन देना नहीं है जिसका आप अभी आनंद ले रहे हैं। निहाल की बातें सुनकर ध्रुव ने कहा, OIC। उसकी बात अनसुनी करते हुए निहाल ने आगे कहा, अगर मैं मुद्दे पर आता हूँ, अगर आप अपने पारिवारिक व्यवसाय को विरासत में पाना चाहते हैं तो आपके पास न केवल उच्च वर्ग के लोगों से बातचीत करने के तौर तरीकों, एक मजबूत नेटवर्क और वित्तीय संसाधनों की समझ होनी चाहिए, बल्कि इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ सीखना होगा। आने वाले समय में मैं आपको ये सब चीजें सीखने में मदद करूंगा। ये सुनकर ध्रुव ने पूछा, तो हम शुरुआत कहाँ से करें? ध्रुव जानता था कि इस पारिवारिक व्यवसाय की विरासत को पाना और संभालना आसान नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक परिवार की विरासत पाना आसान नहीं था। पूरे परिवार में इसे पाने के लिए
एक तरह की प्रतिस्पर्धा चल रही थी। इस प्रतियोगिता में केवल एक व्यक्ति ही विजेता बनकर उभरेगा। ध्रुव का ये सवाल सुनकर निहाल की पेशेवर आवाज में थोड़ी खुशी झलक रही थी, क्योंकि ध्रुव सर को सारे हुनर सीखने की जल्दी लग रही थी। तो चलिए कुछ छोटे से काम से शुरुआत करते हैं। निहाल की बातें सुनकर ध्रुव भी खुश हो गया। हम कहाँ से शुरुआत करें? दूसरी तरफ से निहाल की आवाज आई, हम लव मेरिडियन खरीदकर शुरुआत करेंगे। निहाल से कुछ देर बात करने के बाद ध्रुव को समझ में आ गया कि इतने बड़े परिवार का वारिस बनना आसान नहीं है। उसे केवल किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं थी, उसे कई अन्य चीजों की भी जरूरत थी। इसलिए ध्रुव को लगा कि अब उसे खुद में सुधार करने की जरूरत है। उसने उन चीजों की एक सूची बनाई जिन पर उसे काम करने की जरूरत होगी। थोड़ी देर बाद उसकी सूची तैयार हो गई। इसमें केवल वे हुनर थे, उसे अपने अंदर ये सारे हुनर विकसित करने थे। वो अपनी कक्षा में वापस आया और किताब खोलकर पढ़ने लगा, क्योंकि उसने कई दिनों से किताब को हाथ नहीं लगाया था। जैसे ही उसने किताब खोली तो उसे ढेर सारे कागज के तारे मिले। ध्रुव समझ नहीं पा रहा था कि उसकी किताब में ये कागज के तारे किसने डाले हैं। ध्रुव अच्छी तरह जानता था कि पैसों के लिए सबके सामने कपड़े उतारने वाली सनाया कभी उसकी किताब में कागज के तारे नहीं डालेगी। लेकिन सनाया नहीं तो और कौन? ध्रुव ने उन कागज के तारों में से एक उठाया और उसे खोला। उसके अंदर लिखा था कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार आज भले ही धूल में पड़ा हो, लेकिन एक दिन ये पूरे आसमान को सजाएगा। ध्रुव ये देखकर हैरान रह गया। ध्रुव के लिए ये सब कौन लिख रहा है? ध्रुव ने एक और कागज का तारा खोला। उस पर लिखा था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ध्रुव ने तीसरा कागज का तारा खोला। इस तरह ध्रुव ने एक एक करके कई तारे खोले। उसे हर तारे में कुछ न कुछ लिखा हुआ मिला। शायद कोई ध्रुव को रोज एक तारा देता था। इन तारों की वजह से ध्रुव पूरे दिन कुछ नहीं पढ़ पाया। उसका पूरा दिन इन कागज के तारों को पढ़ने में ही बीत गया। सारे कागज के तारों को पढ़ने के बाद आहान का दिल भावनाओं से भर गया। तारों में बहुत ही रोमांटिक और दिल को छू लेने वाले संदेश थे। इन्हें पढ़ने के बाद आहान का दिल काफी देर तक धड़कता रहा। जब ध्रुव क्लास से बाहर आया तो शाम हो चुकी थी और आज उसे तृप्ति और लकी के साथ लेमोरियन में डिनर के लिए जाना था। ध्रुव ने इसे जरूरी नहीं समझा, लेकिन यही वो जगह थी जिसने ध्रुव को व्यावहारिक दुनिया से परिचित कराया। ऐसी जगह जाकर ही वो अपमान और प्रशंसा को करीब से महसूस कर सकता था। वो चाहता तो आज ही लेमोरियन खरीद सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो बस ये देखना चाहता था कि लकी की चुनौती क्या है और ध्रुव उसका क्या जवाब देगा, क्योंकि यही छोटी छोटी लड़ाइयाँ उसे अंत में विजेता बनाती, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस परिवार मिलता। निहाल से बात करने के बाद ध्रुव का दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया। यूनिवर्सिटी के गेट पर कई मोटरसाइकिलें खड़ी थी। इस समय ये काफी आम हो गया था। दिल्ली के ट्रैफिक में मोटरसाइकिल किराए पर लेना आसान था। इसे मोटर टैक्सी कहते थे। ध्रुव ने एक सवार से बात की जिसकी उम्र लगभग 50 साल रही होगी। सवार ने भी ध्रुव से विनम्रता से बात की और थोड़ी बातचीत के बाद ध्रुव सवार के पीछे बैठ गया और ली मेरिडियन के लिए निकल पड़ा। मोटरसाइकिल सवार ने ध्रुव से बहुत कम कीमत ली थी और ध्रुव उसे कुछ टिप देना चाहता था, लेकिन उस व्यक्ति ने ध्रुव को मना कर दिया। इसलिए ध्रुव ने उसे किसी दिन ली मेरिडियन में डिनर करने का प्रस्ताव दिया। वो मान गया। दरअसल 2 लड़कों ने मुझे इस डिनर पर साथ बुलाया है। अब मैं अकेला नहीं आ सकता था, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आखिरकार तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तृप्ति अपनी सबसे अच्छी दोस्त आभा को अपने साथ लाई थी। आभा तृप्ति के साथ योगा क्लास जाती थी। दोनों लड़कियां कमाल की खूबसूरत थी। दोनों की हाइट भी लगभग एक जैसी थी। आभा और तृप्ति ली मेरिडियन के बाहर फव्वारे के सामने खड़ी होकर होटल और फव्वारे के अलग अलग एंगल से सेल्फी ले रही थी। उन दोनों को देखकर होटल से आने जाने वाले मेहमान भी हैरान हो जाते थे। रुक रुक कर उन्हें देखते रहते थे। आज लकी के जिद करने पर तृप्ति को न चाहते हुए भी आना पड़ा। ध्रुव ने भी उससे रिक्वेस्ट की थी। लकी और ध्रुव अभी तक नहीं आए थे, इसलिए दोनों ऐसे ही अपना समय बिता रहे थे। आभा ने तृप्ति से पूछा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि लड़के लाइन लगाते हैं, लेकिन सच बताओ वो दोनों कौन हैं जिन्होंने तुम्हें यहाँ डिनर पर बुलाया है? तृप्ति कुछ जवाब देने ही वाली थी कि उसने होटल के गेट के सामने एक और साथ को आते देखा। आभा ने कार देखी और उसकी आंखें चमक उठी। उसने आंख मारते हुए कहा, लगता है बहुत पैसे वाली पार्टी है। तुमने मुझे बुलाया, अच्छा किया, लेकिन वो दूसरा शख्स कौन है? आभा की तरफ देखते हुए तृप्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे जवाब दिया, वो ध्रुव है। आहान का नाम सुनते ही आभा का चेहरा खट्टा हो गया। वही जो तुम्हारी क्लास में पढ़ता है, वही ध्रुव जिसे सब स्पाइनलेस ध्रुव कहते हैं। आभा आहान के नाम से इतनी चिढ़ती थी कि लगता था अभी डिनर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन तृप्ति इसके लिए लोगों को जज नहीं करती थी। तो तृप्ति ने आभा से पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ध्रुव से इतनी नफरत क्यों करती हो? तृप्ति के सवाल पर आभा ने कहा, तृप्ति तुम्हें शायद पता न हो, पर रहने दो, ये सुनकर तुम्हें बुरा लगेगा।
ऐसा लग रहा था जैसे वो ध्रुव के बारे में कुछ जानती हो, पर उसने कुछ कहा नहीं ताकि तृप्ति को बुरा न लगे। नहीं आभा, मुझे ध्रुव के लिए नहीं, तुम्हारे लिए बुरा लगेगा। अगर तुम उसके बारे में कुछ जानती हो तो सबको बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि वो एक साधारण परिवार से है और अपने लिए जो जरूरी है वो करता है। तृप्ति दिल की अच्छी थी। वो लोगों को उनके पारिवारिक बैकग्राउंड या आर्थिक स्थिति से जज नहीं करती थी। ध्रुव एक गरीब परिवार से था, पर तृप्ति उसे बहुत होशियार समझती थी। ध्रुव को बस खुद को पेश करना नहीं आता था और इसकी वजह उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी थी। तृप्ति की बात सुनकर आभा बोली कि मुद्दा ये नहीं है कि वो गरीब है या नहीं, बात ये है कि वो हमारे सुपरमार्केट से मुफ्त खाने के सैंपल भी चुरा लेता है, वो चोरी करता है। आभा किसी भी हालत में ध्रुव को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आभा के पिता एक सुपरमार्केट चेन के मालिक थे और उनके एक सुपरमार्केट में कोई मुफ्त खाने के सैंपल चुरा रहा था। बाद में पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि ध्रुव था। आभा उससे पहले से ही नफरत करती थी और ये पता चलने के बाद वो ध्रुव की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। दोनों कुछ और बातें करने ही वाले थे कि तभी लकी भी वहाँ आ पहुँचा। लकी ने सिर्फ तृप्ति को ही बुलाया था, लेकिन यहाँ आभा भी उनके साथ थी। वो दो खूबसूरत लड़कियों को देखकर खुश था। नमस्ते तृप्ति और आभा, आप किस बारे में बात कर रही हैं? आभा ने लकी को देखा तो खुश होकर उससे बातें करने लगी। आभा को लकी पसंद नहीं था, लेकिन अगर उसके सामने दो विकल्प होते, लकी और ध्रुव, तो लकी उससे लाख गुना बेहतर था। आभा का जरा सा इशारा पाते ही लकी चल पड़ा। चलो, मैं यहाँ अक्सर आता हूँ, आज तुम सबको बढ़िया डिनर कराऊंगा। दरअसल लकी इतने महंगे होटल में कभी नहीं गया था। वो तो बस ऑनलाइन कुछ जानकारी ढूंढकर सबके सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। पर तृप्ति अभी जाने को तैयार नहीं थी। रुको, ध्रुव को भी आने दो, तृप्ति ने कहा। तृप्ति के इतना कहते ही लकी चौंक गया। वो यहाँ कैसे आ पाएगा? उसके पास यहाँ आने का कोई जरिया नहीं है और वक्त भी तो देखो, हमें देर हो रही है। लकी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह तृप्ति और आभा को घर ले आए, आभा को मनाकर ध्रुव के बिना ही जेल चला जाए। लेकिन तभी ध्रुव भी वहाँ आ जाता है। ध्रुव पीछे की सीट पर सवार होकर आया था। उसे देखकर आभा की आंखों में उसकी नफरत साफ दिखाई दे रही थी और लकी उसका मजाक उड़ाने लगा। तृप्ति, उसे देखो, वो शायद अपने पापा के साथ आया है। अब मुझे समझ आया कि वो इतना गरीब क्यों है, क्योंकि असली हारे हुए तो उसके पापा है। और देखो, वो अपनी मोटरसाइकिल छुपाने की कोशिश कर रहा है और शायद वो तुम्हें दिखाना चाहता है कि वो मोटरसाइकिल से आया है। शायद वो छिपाना चाहता है कि उसके पिता इतने बूढ़े हैं। जब लकी ने ध्रुव को पार्किंग से बाहर आते देखा तो उसने दूर से ही हाथ हिलाया और चिल्लाया, ध्रुव इस तरफ आओ। ध्रुव ने दूर से तृप्ति और लकी को देख लिया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आभा भी वहाँ होगी। जैसे ही ध्रुव आया, लकी ने पूछा, तुम इतनी देर से क्यों आए और तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? ध्रुव ने आश्चर्य से लकी से कहा, पापा। ध्रुव को इतना हैरान देखकर लकी बोला, इतना बुरा मत करो। क्या तुम यहाँ अपने पिताजी की मोटरसाइकिल पर नहीं आए थे? लेकिन तुम्हारी मोटरसाइकिल बहुत पुरानी हो गई है। ध्रुव ये सुनकर हैरान रह गया। वो मेरे पिता नहीं है, वो एक गरीब मोटरसाइकिल चालक थे। उनके पास कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। आभा को ध्रुव बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने ये सुना, वो लकी से भी ऊंची आवाज में ध्रुव से बोली, ध्रुव तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पिताजी के लिए तुम्हें पढ़ाना कितना मुश्किल रहा होगा। तुम आज सिर्फ हमें दिखाने के लिए ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपने पिता को अपना पिता मानने को तैयार नहीं हो। ध्रुव समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। ध्रुव फिर मुस्कुराया और विनम्रता से बोला, वो मेरे पिता नहीं है। यार, मैं कैसे कहूँ? लकी कुछ कहने ही वाला था कि तृप्ति की आवाज आई। रुको इसे। तृप्ति के मना करने के बावजूद लकी चुप रहा, पर आभा को पता नहीं था। तृप्ति की तरफ देखते हुए आभा गुस्से से बोली, तृप्ति मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने मुझे इस व्यक्ति के साथ खाना खाने के लिए यहाँ क्यों बुलाया। आभा का प्रोत्साहन पाकर लकी भी बोलने लगा। वैसे भी लकी ध्रुव के आगे इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वैसे ध्रुव, तुमने अपनी मोटरसाइकिल कहाँ छिपाई? अपने पिताजी से कहो कि वे तुम्हें ले जाए, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग यहाँ नहीं आ सकते। ध्रुव ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैंने मोटरसाइकिल पार्किंग में खड़ी की है, मैंने इसे छिपाया नहीं है और वह मेरे पिता नहीं है। लकी आहान की बात पचा नहीं पाया, क्योंकि ले मेरो जेल में केवल वीआईपी मेहमानों को ही पार्किंग मिलती है। लकी को अपनी महंगी कार के बावजूद यहाँ जगह नहीं मिली, इसीलिए लकी ने फिर से ध्रुव का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ध्रुव, तुम न केवल अज्ञानी हो बल्कि घमंडी भी हो। ये लाडियन होटल है और तुम कह रहे हो कि तुमने अपनी मोटरसाइकिल यहाँ पार्किंग में खड़ी की है। लकी को नहीं पता था कि ध्रुव कितना शक्तिशाली है। अगर वो कहेगा कि मोटरसाइकिल पार्किंग में खड़ी करो तो वे लोग मना नहीं कर पाएंगे, और अगर ध्रुव कहेगा कि इस होटल को ढाबा में बदल दो तो ये होटल ढाबा में बदल जाएगा। ध्रुव ने जवाब में केवल इतना कहा, वीआईपी प्रवेश पार्किंग स्थल से होता है, हम वहीं से होटल में प्रवेश करेंगे, इसलिए मैंने अपनी मोटरसाइकिल भी वही खड़ी कर दी। क्या यहाँ वीआईपी एंट्री है? संगीत,
क्या यहाँ वीआईपी एंट्री है? लकी का सवाल सुनकर ध्रुव हैरान रह गया, क्योंकि होटल में सदस्यों के लिए वीआईपी एंट्री थी जो पार्किंग से होकर जाती थी। बाकी के लिए सामान्य एंट्री थी, जहाँ वो होटल में अपने लिए सीट रिजर्व करा सकती थी। अगर लकी को इस बारे में पता नहीं होगा तो वो डिनर का इंतजाम कैसे करेगा? लकी के सवाल पर ध्रुव ने कहा, अगर हमें अपॉइंटमेंट बुक करना है तो हम इस होटल में केवल फ्रंट डेस्क से ही एंट्री करेंगे, वरना हमें पार्किंग एंड लेडी आता है। इसलिए उसने यहाँ के मेन्यू और ड्रिंक्स के बारे में अच्छी तरह रिसर्च की, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि नॉन मेंबर्स को बिना अपॉइंटमेंट के बुकिंग करने की इजाजत नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात है कि ध्रुव को ये सब कैसे पता। लकी ने सोचा था कि वो तृप्ति और आभा के सामने दिखावा करेगा, लेकिन अभी वो ध्रुव के सामने बेवकूफ साबित हो रहा है। लकी का चेहरा देखकर ध्रुव समझ गया कि उसे कुछ नहीं पता, वो बस हीरो बनने की एक्टिंग कर रहा है। इसलिए उसने उसे छेड़ते हुए कहा, चलो अब चलते हैं, अगर देर हो गई तो रोमन कांटे का नया बैच खत्म हो सकता है। आज हम लकी की पार्टी में जो चाहे ऑर्डर कर सकते हैं, है ना लकी? ये कहते हुए ध्रुव ने लकी की तरफ देखा। लकी कभी इलेडियन होटल नहीं गया था और उसे ये भी नहीं पता था कि रोमन कांटे की एक बोतल की कीमत क्या होती है। रोमन कांटे की एक बोतल की कीमत 30 लाख हो सकती है। इसके अलावा ध्रुव ने लकी की तरफ देखा और पूछा, वैसे लकी, तुम यहाँ इतनी बार आ चुके हो तो तुम्हारे पास मेंबरशिप कार्ड तो होगा ही। अगर तुम्हारे पास मेंबरशिप कार्ड होगा तो हमें बेवजह लाइन में लगकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लकी जैसे इंसान को देखकर लगता है कि उसके पास कार्ड तो होगा ही, इसलिए मैं अपना कार्ड संभाल कर रखूंगा। ये कहते हुए ध्रुव ने अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाया और वापस रख लिया। ध्रुव की बात सुनकर लकी अपना आपा खोने ही वाला था। उसे हैरानी हुई कि ध्रुव को इतनी जानकारी कैसे है और उसके पास वाकई मेंबरशिप कार्ड कैसे है। लकी कुछ कह पाता उससे पहले ही एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने से काफी छोटी लड़की के साथ वहाँ से गुजरा। उनकी बातचीत से लग रहा था कि वे किसी रिश्ते में हैं। वे बहस कर रहे थे और उस आदमी ने कहा कि जितने पैसे में लिमिटेड मेंबरशिप कार्ड खरीदोगे उतने में तो वो 2 BMW खरीद सकता है। लकी ने जब ये सुना तो वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया। चारों लोगों ने उनकी बातचीत सुन ली थी। अब लकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से कैसे निकले। उसे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना था। उसने आज तक इतने महंगे होटल में जाने के बारे में सोचा भी नहीं था। आज उसे समझ आया कि महंगे होटल महंगे क्यों होते हैं। खाना पीना तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन वो इन चीजों से कैसे बच सकता है? लकी ने अपनी रिसर्च से पता लगा लिया था कि लिमिटेड होटल महंगा होता है जिसे वो अफोर्ड कर सकता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यहाँ एंट्री करने के लिए मेंबरशिप भी लेनी होगी। बहुत सोचने के बाद लकी बोला, तृप्ति, लगता है घर पर कुछ दिखते हैं। मुझे मैसेज आ रहे हैं, मेरी ये पार्टी आ गई है, मुझे जाना होगा। फिर कभी मैं तुम्हारे लिए यही पार्टी रखूंगा। ये कहते हुए लकी गुस्से और शर्म से लाल हो गया। ध्रुव के सामने वो अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहा था। लकी की बात सुनकर तृप्ति ने सिर हिलाया और उसे जाने की इजाजत दे दी। तृप्ति लकी के साथ डिनर नहीं करना चाहती थी, उसे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। लकी जा चुका था। अब तृप्ति ने ध्रुव से कहा, तो फिर हमें भी वापस चलना चाहिए। तृप्ति के ये कहने पर आभा को भी थोड़ी राहत मिली। उसे ध्रुव जरा भी पसंद नहीं था। उसके साथ डिनर की तो बात ही छोड़ दो। पर ध्रुव ने कहा, हमें घर वापस क्यों जाना है? हम तो यहाँ डिनर करने आए थे ना। ध्रुव के ये कहते ही आभा ने तृप्ति के कान में फुसफुसाया, चुपचाप वापस चली जाओ, मैं उसके साथ डिनर नहीं करने वाली। वो खुद सुपरमार्केट से खाना चुराता है, वो हमसे बर्तन भी धुलवाएगा। पर तृप्ति ने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी और ध्रुव से बोली, हाँ ध्रुव चलो, आभा कह रही थी कि उसे हॉटपॉट खाना है ना आभा? चलो। ध्रुव आभा के हाव भाव देखकर समझ गया कि उसे आहान का उत्साह बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और सब प्ले मेरिडियन के डाइनिंग हॉल की ओर चल पड़े। खाना खाते हुए ध्रुव ने तृप्ति से कहा, शुक्रिया तृप्ति, तुमने सच में मेरी बहुत मदद की, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने कोई पैसे नहीं चुराए और इसके लिए अलीशा को बहुत बेइज्जती झेलनी पड़ी। मैंने अपनी माँ के लिए कपड़े खुद खरीदे, पर फिर भी मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम न होती तो मेरी माँ अपना खून बेचकर ये पैसे अलीशा को दे देती। ये कहते हुए ध्रुव ने अपनी जेब से एक सफेद लिफाफा निकाला और तृप्ति को देते हुए कहा, ये वो पैसे हैं जो आपने माँ को दिए थे, कृपया इन्हें रख लीजिए। शुरुआत में तो तृप्ति ये पैसे लेने को तैयार नहीं हुई, लेकिन आहान के बार बार आग्रह करने पर आखिरकार वो मान गई। आखिरकार ध्रुव ने कहा, ठीक है, अगर आपको कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। ध्रुव के इतना कहते ही तृप्ति ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे कह रही हो कि उसे इसी का इंतजार था। उसने तुरंत कहा, ध्रुव, अगर ऐसी बात है तो मुझे सचमुच तुम्हारी मदद की जरूरत है। कल मेरा जन्मदिन है, क्या तुम कल मेरे जन्मदिन की पार्टी में मेरे घर आ पाओगे? ये कहते हुए तृप्ति ने अपने होठों से अपनी जीभ दबा ली, जिससे वो शर्मीली, सुंदर और बहुत प्यारी लग रही थी। तृप्ति की बातें सुनकर आभा गुस्से, नाराजगी
और आश्चर्य से तृप्ति को देख रही थी। जिंदल परिवार बहुत अमीर परिवार था। वो ध्रुव को उस परिवार की जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित कर रही थी। तृप्ति के इस निमंत्रण से वो बहुत खुश हुई। ध्रुव भी हैरान था। उसने क्या कहा, ध्रुव क्या तुम थोड़ा मुस्कुरा सकते हो? तुम्हारी मुस्कान गायब हो गई है। आभा ने ध्रुव को ताना मारते हुए कहा, मुझे क्या हो गया है कि मेरी मुस्कान गायब हो गई है? तृप्ति जिंदल की जन्मदिन पार्टी का मतलब था शहर के सबसे अमीर लोगों के बीच जाना, और वैसे भी तृप्ति को उसे जन्मदिन की पार्टी में बुलाने की क्या जरूरत थी? ध्रुव एक गरीब परिवार का लड़का था, वो इन लोगों के बीच कैसे आ पाएगा? तृप्ति ने मन ही मन सोचा। ध्रुव भी इस बात से हैरान था। आभा ने गुस्से से ध्रुव की तरफ देखा और कहा, ठीक है आजा, कल तू अपनी बहुत बेइज्जती करवाएगा। ये कहकर आभा ने अपना बैग उठाया और बोली, मैं जा रही हूँ, बाय। ये कहकर आभा जल्दी से उठी। तृप्ति ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो ध्रुव से इतनी नफरत करती थी कि एक पल भी रुक नहीं पाई। आभा उठकर चली गई। तब उसे समझ आया कि तृप्ति ध्रुव को अपनी जन्मदिन की पार्टी में क्यों बुला रही थी। जिंदल परिवार शहर के सबसे बड़े परिवारों में से एक था। कल पार्टी में शहर के सबसे अमीर लोग आने वाले थे। वे इतने अमीर थे कि ध्रुव के वहाँ पहुँचते ही वो खुशी से झूम उठेगा। हालांकि अब तक किसी को पता नहीं था कि ध्रुव कौन है। उन्हीं लड़कों में से एक अंशुम लोहिया तृप्ति जिंदल के पीछे पड़ा था। लोहिया परिवार शहर का सबसे अमीर परिवार था और जिंदल परिवार के साथ उनका पारिवारिक व्यवसाय भी था, और तृप्ति के पिता जयकिशन जिंदल भी उनकी शादी के पक्ष में थे। हालांकि उन्होंने अपनी इच्छा तृप्ति पर कभी नहीं थोपी, लेकिन वे किसी भी हालत में लोहिया परिवार को नाराज नहीं कर सकते थे। सिर्फ तृप्ति ही नहीं, शहर में ऐसा कोई नहीं था जो लोहिया परिवार को छोड़ने की हिम्मत कर सके। तृप्ति ध्रुव को अंजुम लोहिया के सामने खड़ा करके उसकी बलि चढ़ाने वाली थी। अगर अंजुम लोहिया नाराज हो गए तो ध्रुव का शहर में रहना मुश्किल हो सकता है। आभा के जाने के बाद तृप्ति ने ध्रुव से कहा कि उसकी बात का बुरा मत मानना, वो बस ऐसी ही है। पता नहीं तुम दोनों के बीच क्या गलतफहमी है। तृप्ति ध्रुव को नाराज नहीं करना चाहती थी। फिर अपने पर्स से एक क्रेडिट कार्ड निकालकर ध्रुव को देते हुए बोली, ध्रुव मैं तुम्हें अभी सच बताती हूँ, इस कार्ड में 4 लाख रुपए हैं। मैं चाहती हूँ कि कल पार्टी में तुम मेरे बॉयफ्रेंड की तरह व्यवहार करो। मुझे लगता है इस काम के लिए 4 लाख रुपए काफी होंगे। अपना वाक्य पूरा करो। तृप्ति ने एक और कार्ड निकालकर ध्रुव को देते हुए कहा, और इसमें 1 लाख रुपए है। इससे कल मेरे लिए कोई अच्छा सा तोहफा ले आना। ये सब कहते हुए तृप्ति काफी शर्मा रही थी। तृप्ति ज्यादातर समय काफी स्पष्टवादी और बातूनी रहती थी। ध्रुव को तृप्ति का ये शर्मीलापन पसंद था। कौन जाने क्या तृप्ति सच में अंजुम से छुटकारा पाने के लिए ध्रुव की बलि दे रही थी। ध्रुव के अलावा यूनिवर्सिटी में और भी कई लड़के थे जो एक दिन के लिए तृप्ति का बॉयफ्रेंड बनने के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। लोहिया परिवार का दायरा बहुत बड़ा था। अंजुम यूनिवर्सिटी में लगभग सभी को जानती थी। ध्रुव ही एकमात्र ऐसा था जिसे अंजुम नहीं जानती थी। इसीलिए तृप्ति ध्रुव को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर अंजुम के सामने रख सकी। तृप्ति की बातें सुनकर ध्रुव बोला, देखो तृप्ति, मैं ये 1 लाख रुपए ले सकता हूँ, लेकिन प्लीज ये 4 लाख रुपए रख लो। ध्रुव ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी खूबसूरती से भी पैसे कमा सकता है, लेकिन तृप्ति ने ध्रुव को रोकते हुए कहा, लेकिन ध्रुव इस काम में भी तो जोखिम है, और फिर तुम्हें पार्टी में आने के लिए कुछ तैयारियां भी करनी होंगी। तृप्ति किसी भी कीमत पर ध्रुव को ये पैसे देना चाहती थी, लेकिन ध्रुव ने ये 4 लाख नहीं लिए। हाँ, उसने तृप्ति का तोहफा खरीदने के लिए 1 लाख रुपए लिए थे। हालांकि उसने ये नहीं सोचा था कि वो तृप्ति को 10 लाख का तोहफा देने वाला है। अगर वो तोहफा देगा तो सबसे महंगा तोहफा देगा। तृप्ति अभी भी ध्रुव को समझा रही थी, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही ध्रुव खड़ा हो गया और बोला कि रिस्क देखा जाएगा, मैं तो बस ये 1 लाख रुपए ही लूंगा। ध्रुव का इतना लापरवाही भरा जवाब सुनकर तृप्ति ने गहरी सांस ली और कहा कि तुम तो ऐसे उठकर जा रहे हो जैसे किसी जरूरी काम से जाना हो। मैं कितनी खूबसूरत लड़की हूँ, तुम थोड़ी अटेंशन की हकदार हो, है ना? दरअसल ध्रुव को निहाल से बात करनी थी, लेकिन तृप्ति ध्रुव के साथ शॉपिंग पर जाना चाहती थी। वो ध्रुव के लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदना चाहती थी। जाते जाते तृप्ति ने ध्रुव को अंजुम लोहिया के बारे में भी बताया। वो चाहती थी कि ध्रुव किसी भी सरप्राइज के लिए मानसिक रूप से तैयार रहे। अब ध्रुव के लिए तृप्ति की बर्थडे पार्टी में जाना और भी जरूरी हो गया था। ध्रुव को देखना था कि अंजुम लोहिया कितने अमीर है। तृप्ति से विदा लेकर ध्रुव अपने हॉस्टल वापस जाने ही वाला था कि उसका फोन बजने लगा। ध्रुव ने देखा कि निहाल फोन कर रहा था। ध्रुव सर, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया क्या? अब आप फ्री है? निहाल की बातें सुनकर ध्रुव बोला, अगर मैं बिजी भी रहूं तो भी आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। बताइए क्या बात है? निहाल मुस्कुराया और बोला, ध्रुव सर, आपको एक छोटे से प्रोजेक्ट पर काम करना है। मैंने आपके लिए एक छोटी सी डील ढूंढी है।
जिसमें आपको 4,500 करोड़ का मुनाफा हो सकता है। इतनी छोटी डील करने से आपको कुछ अनुभव भी मिलेगा। ये आपकी पहली डील है। इसे कैसे करना है इसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। इसे कैसे करना है ये भी आपको सोचना है और इसे पूरा करने का सही तरीका क्या है ये भी आपको ही तय करना है। निहाल की बातें सुनकर ध्रुव हैरान रह गया। अगर कोई डील 4,500 करोड़ की हो तो वो छोटी डील कैसे हो सकती है? लेकिन ध्रुव जिस परिवार से थे उसके लिए 4,500 करोड़ कुछ भी नहीं थे। ध्रुव ने आगे पूछा कि ये कैसा प्रोजेक्ट है? आहान की आवाज सुनकर निहाल समझ गया कि ध्रुव इस प्रोजेक्ट को लेकर कितना गंभीर और उत्साहित है। निहाल को ये सुनकर अच्छा लगा कि ध्रुव आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी लेना चाहता है। उसकी यही काबिलियत उसे भविष्य में गिल परिवार का बिजनेस संभालने में मदद करेगी। निहाल काफी अनुभवी था। उसे किसी की भी काबिलियत समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता था। ध्रुव तैयार था, लेकिन निहाल को कोई जल्दी नहीं थी। ध्रुव ने फिर पूछा कि निहाल किस प्रोजेक्ट की बात कर रहा है? तो निहाल ने जवाब दिया, ध्रुव सर, मैं होटल लव मरीन में किसी को भेज रहा हूँ जो तुम्हें वहाँ से ले आएगा। आओ साथ में बात करते हैं। ध्रुव सर, मैं तुम्हारी सोच और तुम्हारी भविष्य की समझ से वाकई बहुत प्रभावित हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी चापलूसी कर रहा हूँ। इन प्रोजेक्ट से हमें बहुत नुकसान हो रहा था, लेकिन आपकी व्याख्या देखकर लगता है कि हमें अल्पकालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक लाभ पर ध्यान देना चाहिए। अगर गिल परिवार आज इस मुकाम पर है तो इसकी वजह ये है कि परिवार की नींव बहुत मजबूत है। यही वजह है कि हम बहुत बड़ी परियोजनाओं में भी निवेश कर सकते हैं। निहाल और ध्रुव ने पूरी रात कई प्रोजेक्ट्स पर बात की। आखिर में आहान के नए नजरिए और किसी विषय पर भविष्य की सोच ने निहाल को प्रभावित किया। ध्रुव रात भर बातें करते करते थक गया था। उसने अपने सामने टेबल पर कई प्रोजेक्ट्स की फाइलें पढ़ ली थी। ध्रुव ने इन सब के बारे में काफी सोचा था। इसके अलावा उसे निहाल और इंटरनेट से भी काफी मदद मिली। ध्रुव ने आगे कहा, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे सीधे बता सकते हैं। भले ही निहाल ध्रुव को 100 कहकर बात करता था, लेकिन ध्रुव हमेशा निहाल का सम्मान करता था। सही कहें तो निहाल आहान के गुरु थे। वो आहान के सुपरवाइजर थे जो उसके सामने गिल परिवार की पोल खोल रहे थे। आहान के पूछने पर निहाल ने जवाब दिया, बेशक कुछ चीजें हैं जो आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। निहाल की बातें सुनकर ध्रुव को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने पूछा, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन निहाल ने आगे कहा, तुम्हारी पैसे खर्च करने की गति बहुत धीमी है। गिल परिवार का सदस्य होने के नाते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। निहाल की बातें सुनकर ध्रुव चौंक गया। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, क्या? ध्रुव पैसे खर्च करने के मामले में वाकई नाकाम था, क्योंकि वो जिंदगी भर गरीबी में ही रहा था। निहाल कहता रहा, ध्रुव, तुम्हें जल्द से जल्द अपनी आदत बदलनी होगी। जो तुम खर्च कर सकते हो उसे बचाने की कोशिश मत करो। याद रखो, पैसा वही कमा सकता है जिसे खर्च करने की आदत होती है। ध्रुव को लगा जैसे वो निहाल की बातें सोचकर पागल हो जाएगा। आज तक उसने सिर्फ पैसे बचाने के बारे में ही सीखा था, लेकिन आज कोई उसे बता रहा था कि पैसा वही कमा सकता है जिसे खर्च करने की आदत होती है। ध्रुव अपने विचारों में खोया हुआ था। जब निहाल ने ध्रुव को इस हालत में देखा तो उसने पूछा, ध्रुव साहब, क्या मैंने कुछ गलत कहा? ध्रुव ने ना में सिर हिला दिया। फिर कुछ देर सोचकर उसने प्रोजेक्ट की फाइल हाथ में ली और 1-2 बार पलटने के बाद सख्त हाथ से बोला, अगर ऐसी बात है तो हम जो रकम लगाने जा रहे हैं उसे दोगुना कर दो। आहान का रवैया देखकर निहाल मुस्कुराया और बोला, हाँ, क्या हमें अपना निवेश दोगुना कर देना चाहिए? निहाल के सवाल का आहान का सीधा जवाब था, हाँ। आहान के यहाँ कहते ही निहाल ने फोन हाथ में लेते हुए कहा, ध्रुव, आप बहुत तेजी से सीख रहे हैं। फिर उसने थोड़ा असमंजस के साथ पूछा, लेकिन ऐसा करने से हमारे मुनाफे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लागत बढ़ने पर मुनाफा कम हो जाएगा। निहाल के पूछने पर ध्रुव ने निहाल की आंखों में देखा और कहा, जैसा मैंने कहा वैसा करो, हमें अच्छा मुनाफा होगा। आहान का रवैया देखकर निहाल और भी खुश हुआ। ध्रुव बहुत तेजी से सीख रहा था और जो रणनीतिक टिंकरर और बॉस स्तर के लोग होते हैं वे हर चीज पर चर्चा नहीं करते, अपनी खुशी छिपाते हुए उसने कहा, अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि ध्रुव सर इस निवेश से खूब पैसा कमाए। ध्रुव ने आने वाले समय में मिलने वाले पैसों का हिसाब लगाया और पलक झपकते ही 100 करोड़ खर्च हो गए। लेकिन निहाल जानता था कि कुछ समय बाद ध्रुव इन पैसों से कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाएगा। ध्रुव ये भी जानता था कि गिल परिवार में पैसे खर्च करने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन अपने खर्च से ज्यादा कमाने वाले कम ही लोग होंगे। ध्रुव ने खुद से वादा किया था कि वो और भी ज्यादा पैसे कमाएगा। सूरज निकल आया था। आज ध्रुव को तृप्ति जिंदल की जन्मदिन पार्टी में जाना था। उसे उपहार खरीदने का समय नहीं मिला तो ध्रुव ने निहाल से कहा, निहाल, मुझे एक दोस्त की जन्मदिन पार्टी में जाना है, क्या तुम मुझे एक अच्छा उपहार खरीदने में मदद करोगे? ध्रुव की बात सुनकर निहाल मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, क्या मैं तुम्हारे दोस्त की पहचान, स्टेटस और पारिवारिक पृष्ठभूमि जान सकता हूँ? सोचने वाली बात ये थी
कि निहाल को उपहार चुनना नहीं आता। लोग हमेशा गिल परिवार को उपहार देते थे। गिल परिवार को कभी किसी को उपहार देने की जरूरत नहीं पड़ी। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि वो निहाल को तृप्ति के साथ अपने रिश्ते के बारे में कैसे समझाए, इसलिए उसने सीधा जवाब दिया, मुझे ये अपनी गर्लफ्रेंड को देना है। आहान का एक लाइन का जवाब सुनकर निहाल मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हें कोई और तोहफा देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक तुरुप का पत्ता निकाल कर जाता हूँ। निहाल की बातें सुनकर ध्रुव बोला, ठीक है, अगर तुम तुरुप का पत्ता ला सकते हो, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि वो क्या है? ध्रुव दुनिया के सबसे शक्तिशाली और अमीर परिवार की इच्छा मता जानना चाहता था। निहाल ने जवाब दिया, बस थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी लाता हूँ। तुम पूरी रात सोए नहीं हो, पहले तुम आराम करो, जब तक तुम उठोगे तब तक तुम्हारा तोहफा यहाँ होगा। ये कहकर निहाल चला गया। दोपहर में जब ध्रुव उठा तो निहाल एक खूबसूरत नक्काशीदार लकड़ी के बक्से में एक उपहार लाया और कहा, मुझे लगता है कि ये उपहार न केवल तुम्हारी प्रेमिका को बल्कि उसके पूरे परिवार को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। तो ध्रुव ने निहाल की तरफ हैरान चेहरे से देखा और पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? निहाल ने पूरे विश्वास के साथ कहा, 100% यकीन है कि ये इतना प्रभावशाली है कि पूरी दुनिया को हिला देगा। ध्रुव इस छोटे से टुकड़े को देखकर बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं था। उसने गुस्से में आश्चर्य से फिर पूछा, ये दुनिया को हिला देगा, लेकिन कैसे? निहाल आगे बढ़ा और आहान के कानों में कुछ ऐसा कहा जो आहान के होश उड़ाने के लिए काफी था। जन्मदिन की पार्टी में समय से थोड़ा पहले आ जाना। ध्रुव विश्वविद्यालय में अपनी किताब खोलकर उस कागज के तारे को देखकर परेशान हो गया था। तभी तृप्ति ने उसे समय से थोड़ा पहले आने का संदेश भेजा था। ध्रुव ने किताब बंद की और चला गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी किताब में कागज का तारा कौन छोड़ रहा है। ध्रुव ने सारे संदेश पढ़े, उसे कोई समस्या नहीं लगी, लेकिन आज के तारे में केवल एक इमोजी था, जिसका मतलब था कि इन कागज के तारों को छोड़ने वाले व्यक्ति को मदद की जरूरत थी। लेकिन वो कौन हो सकता है? ध्रुव समझ नहीं पा रहा था कि ये तृप्ति नहीं हो सकती। तृप्ति के कई दोस्त थे और तृप्ति को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इस तरह किसी कागज के सितारे को छोड़कर चली जाएगी। सनाया का तो सवाल ही नहीं उठता था, तो फिर वो कौन था? यही सोचते हुए ध्रुव तैयार होकर ठीक 5 बजे तृप्ति के घर पहुंच गया। तृप्ति के घर में ज्यादा लोग नहीं थे और घर के बड़े बुजुर्ग भी दिखाई नहीं दे रहे थे। शायद वो तृप्ति और उसकी सहेलियों को थोड़ी जगह देना चाहते थे। तृप्ति ने ध्रुव को देखा तो आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और बोली, तुम बहुत जल्दी आ गए। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिसका भी तुम जैसी खूबसूरत लड़की से अपॉइंटमेंट हो उसका जल्दी आना ही बेहतर है। आहान का जवाब सुनकर तृप्ति ने आंखें घुमाई और बोली, इतने अच्छे से बात करना कहाँ से सीखा? ध्रुव ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, जब से मैं तुमसे मिला हूँ। आहान की बातें सुनकर तृप्ति जोर से हंस पड़ी, फिर उसका हाथ पकड़कर बोली, पहले मेरे साथ ऊपर चलो। आहान का हाथ पकड़कर तृप्ति उसे ऊपर अपने कमरे में खींच ले गई। तृप्ति का घर बेहद खूबसूरत और शानदार था। इसे घर नहीं, विला या रिसोर्ट कहा जा सकता था। उसका डिजाइन भी किसी पुराने महल जैसा बना हुआ था। वहाँ एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा पर्सनल गार्डन भी था, जहाँ किसी बर्थडे पार्टी की तैयारियां चल रही थी। शायद घर के सभी लोग वहाँ गए हुए थे। ध्रुव पहली बार किसी लड़की के घर गया था, इसलिए वो काफी नर्वस था। तृप्ति खुशी खुशी उसे अपना घर दिखा रही थी, कुछ लोगों से उसका परिचय भी करा रही थी। ध्रुव हैरान था कि इतने समय तृप्ति उसका हाथ कसकर पकड़े हुए थी। ध्रुव को उसके कोमल हाथों का स्पर्श बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ सुना नहीं, ध्रुव ने बातचीत शुरू करने की कोशिश करते हुए कहा, तो तृप्ति मुंह बनाते हुए बोली, वो बाद में आएगी, मैंने उसे देर से आने को कहा है। वैसे भी वो मेरे लिए कुछ बनाने वाली है, तो शायद उसे और भी देर हो जाए। ये कहकर तृप्ति ध्रुव का हाथ पकड़कर अपने बेडरूम में ले गई। अंदर आते ही आहान की आंखें खुली की खुली रह गई। वो आज तक किसी लड़की के बेडरूम में नहीं गया था। उसका कमरा बहुत खूबसूरत था। पूरा कमरा गुलाबी और पेस्टल रंगों की कई अलग अलग आकृतियों में रंगा हुआ था और कमरे की सभी चीजें कमरे के रंग से मेल खा रही थी। इसे किसी भी लड़की का ड्रीम बेडरूम कहा जा सकता था। ध्रुव अभी भी कमरे की ओर देख ही रहा था कि तृप्ति ने उसे अपने पास खींच लिया और बोली, तुमने मुझसे वादा किया था कि आज तुम मुझे हर मुसीबत से बचाओगे। ध्रुव मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता है। तृप्ति बोली, ठीक है, तुम बैठो, मैं तैयार होती हूँ, लेकिन आज अपना वादा याद रखना। इसके बाद तृप्ति ने अपना मेकअप बॉक्स खोला और अपने चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया। ध्रुव चुपचाप बैठा उसे तैयार होते देख रहा था। दरअसल तृप्ति इतनी खूबसूरत थी कि उसे तैयार होने की जरूरत ही नहीं थी। वो ऐसे ही बेहद खूबसूरत थी। आईने में ध्रुव को देखते हुए तृप्ति बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? उधर देखो। ध्रुव उसे देखकर पहले ही हैरान था। वो कुछ कह नहीं सका, लेकिन तृप्ति ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, तुरंत घूमो, मुझे अपने कपड़े बदलने हैं। अब ध्रुव समझ गया था कि तृप्ति क्या कह रही है, लेकिन ध्रुव हैरान था। अगर तृप्ति को कपड़े बदलने ही थे तो वो उसे कमरे के अंदर क्यों लाई? ध्रुव थोड़ा असहज हुआ। वो उठा और बोला,
मैं बाहर हूँ। लेकिन तृप्ति ने उसे रोक दिया और कहा, अरे अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? आज तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, बस अपना चेहरा उस तरफ करो, मैं बस 1 मिनट में तैयार होती हूँ। ध्रुव एक तरफ मुंह करके खड़ा रहा, लेकिन तृप्ति के कमरे में रखी चीजें इतनी चमकदार थी कि वो न चाहते हुए भी तृप्ति को कपड़े बदलते हुए देख पा रहा था। ध्रुव तृप्ति को देखता रहा, उसने ऐसा कुछ पहली बार देखा था। इधर ध्रुव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। नीचे के कमरे में शोर हो रहा था जो धीरे धीरे तेज होता जा रहा था। तृप्ति जानती थी कि अंजुम लोहिया आ गया है, उसे जल्दी करना था। उसे देखते ही तृप्ति के परिवार के ज्यादातर लोग उसका स्वागत करने के लिए आगे आए। अंजुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो लोहिया परिवार का दूसरा लड़का था जिसे तृप्ति का परिवार हल्के में नहीं ले सकता था। किसी की आवाज सुनाई दी, अंजुम बेटा तुम आ गए। तभी किसी की आवाज सुनाई दी, अंजुम भाई क्या कार वाला नहीं ले गया? इतना कहते ही सबकी नजर अंजुम पर पड़ी। सब अंजुम की नई कार की तारीफ करने लगे। अंजुम एक मंजूराची घिबली लाया था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे शोरूम से तृप्ति के घर आ गया हो। वो उस जमाने की सबसे लेटेस्ट कार थी। इसके अलावा अंजुम की कार ताजा गुलाबों से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि अंजुम तृप्ति को प्रपोज करने वाला है। अंजुम अपनी कार से बाहर आया और हाउसकीपर से पूछा, तृप्ति कहाँ है? हाउसकीपर ने हाथ जोड़कर कहा, वो ऊपर कपड़े बदलने गई है। अंजुम तुरंत ऊपर चला गया। वो तृप्ति का स्वागत करना चाहता था और सीढ़ियों के किनारे लगे शीशे में खुद को देखने के बाद वो अपने कपड़े ठीक करते हुए तृप्ति के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो गया। वो दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि उसे अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी, ध्रुव ध्रुव थोड़ा धीरे करो, मुझे दर्द हो रहा है। बाहर खड़े अंजुम ने जब ये आवाज सुनी तो उसका सिर घूमने लगा। ये तो तृप्ति की आवाज लग रही है। ध्रुव कौन है? अंदर क्या हो रहा है? अंजुम आज तक कभी तृप्ति के बेडरूम में नहीं पहुंचा था, तो वो कौन है जो तृप्ति के बेडरूम में पहुंचा? अंजुम कुछ कह पाता इससे पहले ही अंदर से एक लड़की की आवाज सुनाई दी, सॉरी मेरा भी ये पहली बार है। तृप्ति तुम क्या कर रही हो? फटाफट दरवाजा खोलो। अंजुम गुस्से से दहाड़ रहा था। तृप्ति के कमरे से लड़की की आवाज सुनकर अंजुम पागल हो गया था। वो ये भी भूल गया था कि दूसरे के घर में कैसे पेश आना चाहिए और जोर से दरवाजा ठोक कर फिर चिल्लाया, तृप्ति तुम अंदर क्या कर रही हो? अब दरवाजा खोलो। अंजुम को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए तृप्ति ने फिर कहा, थोड़ा जल्दी करो, कोई आ रहा है। तृप्ति के कहने पर ध्रुव ने तुरंत तृप्ति के इवनिंग गाउन की जिप खींचकर बंद कर दी। इसमें आहान की कोई गलती नहीं थी। तृप्ति ने खुद उसे अपनी इवनिंग गाउन की जिप बंद करने को कहा था, लेकिन ध्रुव किसी शौकिया की तरह तृप्ति को देखकर ध्रुव जिप बंद नहीं कर पा रहा था। तृप्ति को गाउन पहनाने के बाद ध्रुव ने जाकर दरवाजा खोला। बाहर अंजुम हाउसकीपर को डांट रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने किसी और को इस घर में कैसे आने दिया? वो भी तृप्ति मैडम के कमरे में। और वो कौन है? जो भी है, तृप्ति के कमरे में क्या कर रहा है? अंजुम गुस्से से आग बबूला हो गई। बेचारा हाउसकीपर क्या करता, वो तो तृप्ति के हुक्म का पालन कर रहा था ना। और अंजुम ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वो ही इस घर का असली मालिक हो। अब तक तृप्ति ने दरवाजा खोल दिया था। अंजुम को सामने खड़ा देखकर तृप्ति ने उसे घूर कर देखा, तुम मेरे घर में हो, आकर इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मैं तो बस कपड़े बदल रही थी। तृप्ति की बातें सुनकर अंजुम हैरान रह गई। क्या? तृप्ति आगे कहती है, मैंने ध्रुव से कहा था कि मेरे गाउन की जिप बंद कर दे। अंजुम समझ गई, तृप्ति उसे जलन का एहसास कराना चाहती थी, लेकिन अंजुम का गुस्सा इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला था। उसने ध्रुव को खा जाने वाली निगाहों से देखा। जिसे अंजुम चाहता है उसे छूने की हिम्मत किसी में नहीं होती, भले ही उसकी चाहत की चीज कोई पालतू जानवर ही क्यों न हो। और ये तो उसकी गर्लफ्रेंड तृप्ति के बारे में था। ये ध्रुव कौन है और मैंने आज तक उसका नाम क्यों नहीं सुना? अंजुम का सवाल सुनकर तृप्ति ने आहान का हाथ थाम लिया और बोली, ध्रुव मेरा बॉयफ्रेंड है, हम पिछले 1 महीने से साथ रह रहे हैं और अभी अभी जागे हैं। क्या क्या बकवास है? तृप्ति का बॉयफ्रेंड 1 महीने से उसके साथ है और उसके साथ सोता है। इतना कुछ कहते ही अंजुम ने ध्रुव की तरफ देखा और उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। वो समझ गई कि तृप्ति जानबूझकर उसका मजाक उड़ा रही है। हालांकि अब उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, उल्टा वो ध्रुव को देखकर हंस रही थी। अंजुम हंसते हुए बोली, सच में बॉयफ्रेंड, और वो भी तुम्हारा? तृप्ति, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए तोहफे में क्या लाया है? मैं तुम्हारे लिए एक माजरा कार और ढेर सारे गुलाब लाया हूँ। अगर तुम मेरी होकर रहने का वादा करोगी तो ये कार और फूल तुम्हारे होंगे बेबी। तृप्ति ने ध्रुव को आते देखा तो बाकी बातों के बीच वो तोहफे की बात करना ही भूल गई। अचानक उसे याद आया कि ध्रुव उसके लिए कोई तोहफा नहीं लाया है। थोड़ा सोचने के बाद तृप्ति ने कमरे में पड़े सेब उठाए और अंजुम को दिखाते हुए कहा, क्या ये तोहफा नहीं है? ध्रुव ने बड़ी मेहनत से ये सेब चुने हैं ताकि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं। अंजुम तृप्ति की बचकानी बात पर हंस रही थी। सेब कौन लाता है? तुम जन्मदिन की पार्टी में आए हो या अस्पताल में तृप्ति से मिलने आए हो? इसके बाद अंजुम अपने ही मजाक पर जोर से हंस पड़ी और बोली, तुम तो मुझे हंस कर मार डालोगे बेबी। मैं तुम्हारे लिए एक जादुई कार
और ढेर सारे गुलाब लाया हूँ और मेरा प्रतियोगी तुम्हारे लिए सेब लाया है। तभी अंजुम हंसी और ध्रुव की पीठ थपथपाते हुए बोली, अरे बेवकूफ ध्रुव, तुम्हारे सेबों ने मेरी गाड़ी के टायर फटवा दिए। देखो मेरा बच्चा कैसे तुम्हारा बचाव कर रहा है। अगर ये सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो फिर गर्लफ्रेंड को उनके जन्मदिन पर सेब कौन देता है? अंजुम खिलखिलाकर हंस रही थी, लेकिन ध्रुव बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने हाथ से अंजुम को रुकने का इशारा किया और कहा, अरे बेवकूफ, रुक, सब्र कर, मुझे अपना तोहफा निकालने दे। अंजुम को आहान की बात बुरी लगी। अंजुम की गर्लफ्रेंड से पंगा लेने की हिम्मत करने के बाद ध्रुव अब अंजुम को पागल और बेवकूफ कह चुका था। अंजुम थोड़ी परेशान हुई। तभी ध्रुव ने अपनी जेब से एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा निकाला और उसके सामने रख दिया। डिब्बा छोटा था, लेकिन उस पर बहुत खूबसूरती से नक्काशी की गई थी। घर में सब हैरान थे। सबको लगा कि ध्रुव तृप्ति को हीरे की अंगूठी देने वाला है। लेकिन जब ध्रुव ने धीरे से उस लकड़ी के डिब्बे को खोला तो सामने खड़े लोग जोर से हंस पड़े। क्या बकवास है यार तृप्ति, क्या तुमने उसे अपनी पार्टी में स्टैंड अप शो करने के लिए बुलाया है? और क्या तुम्हारा जन्मदिन तुम्हारे लिए मजाक है? बताओ तृप्ति, या तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड मजाक है या ये सब। यकीन नहीं हो रहा कि इतने खूबसूरत डिब्बे में सिर्फ एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा है, वो भी इतना छोटा कि उसे देखने के लिए लेंस की जरूरत पड़े। तभी मेहमानों की तरफ से एक और आवाज आई, वो सेब इससे तो अच्छे थे। तृप्ति भी हैरान थी कि उसने इस गधे को 1 लाख रुपए दिए थे और ये गधा कांच का एक छोटा सा टुकड़ा लाया था। आभा सही कह रही थी कि वो 1 नंबर का गधा होगा। और जैसे ही शैतान का नाम लिया, शैतान भी आ गया। आते ही आभा ने तृप्ति की तरफ देखा और बोली, मैंने तो पहले ही कहा था इस ध्रुव पर भरोसा मत करना। आभा की बात सुनकर अंजुम को और मजा आ रहा था। अब तक अंजुम और आभा ध्रुव को घर से निकाल देना चाहती थी, पर अब तृप्ति भी गुस्से में थी। ये सब सुनकर भी ध्रुव पहले की तरह चुपचाप खड़ा था। क्या तुम लोग जानते हो ये क्या है? ध्रुव इन औसत अमीर लोगों को दोष नहीं दे सकता था। उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये क्या है, पर अंजुम फिर भी ध्रुव के साथ मजे कर रही थी। क्या किया जा सकता था? सड़क से कांच का टुकड़ा लाने के बजाय एक सेब लाना बेहतर होता। फिर ध्रुव की ओर देखते हुए थोड़ा डरने का नाटक करते हुए उसने कहा, अरे मेरी मजराती से मुकाबला करने के लिए तुमने सड़क से कांच का एक टुकड़ा इकट्ठा किया। तुम बहुत दिलचस्प हो तृप्ति के 1 महीने के प्रेमी। तुमसे मिलकर मजा आया दोस्त। तुमने क्या टुकड़ा बनाया है तृप्ति? अंजुम। ध्रुव मजे कर रहा था, लेकिन तृप्ति उसका निशाना थी। वो ये समझ रही थी और गुस्से से अंजुम को भगा रही थी। अच्छा, इससे पहले कि बच्चा मुझे अपनी आंखों से खा जाए, तुम मुझे बताओ कि ये क्या है ध्रुव? ध्रुव ने अपनी जगह पर खड़े होकर कहा, कैलिफोर्नियम आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तृप्ति। सभी ने आहान की एक बात पर आश्चर्य से एक दूसरे को देखा और कहा, कैलिफोर्नियम क्या है? लेकिन उससे भी ज्यादा वो ध्रुव को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ सकती थी। आभा फिर बोली, ध्रुव, मैंने बहुत से लोगों को खुद को अमीर दिखाने की कोशिश करते देखा है, लेकिन तुमसे ज्यादा बेवकूफ और काना आंख वाला लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। वहाँ खड़े लोगों में से किसी को भी नहीं पता था कि इस हल्के भूरे पत्थर को क्या कहते हैं और ये हीरे से कितना ज्यादा कीमती है। आभा की बात सुनकर ध्रुव बहुत निराश हुआ कि वो ऐसे बेवकूफों के बीच फंस गया। ध्रुव और निहाल दोनों ही लोगों की नासमझी भरी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ये प्रतिक्रिया इतनी अलग होगी, दोनों में से किसी ने भी इसका अंदाजा नहीं लगाया था। लोगों को लगा कि ध्रुव दिखावा कर रहा है। इन बेवकूफों को तो ये भी नहीं पता कि उनके हाथ में क्या है। इनमें से किसी को भी नहीं पता कि कैलिफोर्निया क्या होता है। अंजुम लोहिया ने ध्रुव का मजाक उड़ाया और कहा, तो ध्रुव, तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। तृप्ति, तुम भी अगर मेरे सामने किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर ला रही थी तो कम से कम किसी समझदार को तो लाती। सब आपस में बातें कर रहे थे। आभा ने मौका देखकर तृप्ति को एक तरफ ले जाकर कहा, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही थी। ये ध्रुव मेरे सुपरमार्केट में आकर मुफ्त के खाने के सैंपल चुरा लेता था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब तुम चले जाओगे क्या? तृप्ति ने तुम पर कितना भरोसा किया था, पर तुमने उसे तोहफे में क्या दिया? उधर ध्रुव मन ही मन बुदबुदा रहा था। अजीब लोग हैं ये। इनमें से किसी को नहीं पता कि दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है। कैलिफोर्निया के बारे में तो कोई नहीं जानता। सोचने वाली बात है। इन अमीर लोगों का स्तर अभी भी बहुत नीचा है। तभी अंजुम की आवाज आई, वो सही कह रही है ध्रुव, अब तुम जा सकते हो, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि तुम बहुत दिलचस्प इंसान हो, पर तुम तृप्ति के लिए कुछ भी अच्छा नहीं ला सके। ध्रुव से लोगों को इस तरह बात करते देख तृप्ति को बहुत गुस्सा आ रहा था। खैर, ये तृप्ति का ही आइडिया था। वो ध्रुव को अपना मानना चाहती थी। वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर लाई थी। साथ ही तृप्ति को थोड़ी बहुत समझ आ गई थी कि ध्रुव जैसे लड़कों को इन अमीर लोगों की पार्टियों में जाने पर क्या क्या सहना पड़ता है। उसे अब एहसास हो रहा था कि अगर वो ध्रुव जैसे लोगों को 1 लाख रुपए भी दे दे तो भी वो उलझन में रहेगा कि क्या तोहफा खरीदे। जब तृप्ति ने देखा कि ध्रुव जाने वाला है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे दौड़कर ध्रुव से इस सब के लिए
माफी मांगने का मौका ही नहीं मिला। ये क्या कर रहे हो? ध्रुव के जाने के बाद तृप्ति ने आभा से अपना हाथ छुड़ाया और आगे बढ़ गई। आभा को लगा कि तृप्ति का ध्रुव से दूर रहना ही बेहतर है। ये सब देखकर अंजुम ने आभा से कहा, छोड़ दो उसे, जाने दो उसे, आज नहीं तो कल उसे पता चल ही जाएगा कि सिर्फ मैं ही उसे खुश रख सकती हूँ। आभा ने अंजुम से कुछ नहीं कहा, बस एक बार उसे घूरा और चली गई। तृप्ति ने अपना फोन निकाला और ध्रुव को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजकर जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहती थी। वो ध्रुव पर इस तरह बेइज्जती करने के लिए नाराज थी और नहीं चाहती थी कि ध्रुव उसे गलत समझे। तृप्ति ने अभी मैसेज भेजने के लिए फोन उठाया ही था कि हाउसकीपर ने उसे एक लिफाफा देते हुए कहा, मैडम, ध्रुव साहब ने मुझे ये आपको देने को कहा था। तृप्ति ने देखा कि ध्रुव ने लिफाफे में तृप्ति का क्रेडिट कार्ड भेजा था। अंजुम खड़ी होकर देख रही थी। लिफाफे में तृप्ति का क्रेडिट कार्ड देखकर अंजुम बोली, अच्छा हुआ कि उस बेवकूफ को इतनी अक्ल आ गई कि तुम्हारे पैसे लौटा दे। हाउसकीपर अभी भी वही खड़ा था। उसकी नजर तृप्ति के हाथ में रखे खूबसूरत लकड़ी के डिब्बे पर थी। उसने तृप्ति से कहा, मैम, अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो मुझे दे दीजिए। रामू काका, क्या आप जानती हैं कि ये क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन इसके डिब्बे को देखकर लग रहा था कि ये कोई बहुत अच्छी चीज होगी। अगर आपको डिब्बे की जरूरत नहीं है तो मुझे दे दीजिए। हाउसकीपर सही था, किसी को नहीं पता था कि ये क्या है, लेकिन इसका डिब्बा बहुत सुंदर था। तृप्ति का मन हुआ कि एक बार इसे गूगल कर ले, पर अब उसे याद नहीं आ रहा था कि ध्रुव ने उस छोटे से टुकड़े को क्या कहा था। तभी एक और लड़की कमरे में आई। क्या हो रहा है? तृप्ति, क्या तुम तैयार हो? सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, चलो। वाह, कैलिफोर्नियम। तृप्ति की बड़ी बहन निशा MIT से लौट आई थी और इस समय अपना बिजनेस संभाल रही थी। जैसे ही उसने तृप्ति के हाथ में ये चीज देखी, वो चौंक गई। तृप्ति, क्या सच में तुम्हारे हाथ में कैलिफोर्नियम है? इतना कैलिफोर्नियम तुम्हें कहाँ से मिला? निशा की आंखें ऐसी चौड़ी हो गई मानो उसने कोई भूत देख लिया हो, और निशा के ये कहते ही पूरा कमरा फिर से जीवंत हो उठा। कम से कम जिंदल परिवार में कोई तो था जिसे आहान के तोहफे के बारे में पता था। दीदी, क्या तुम्हें पता है ये क्या है? तृप्ति ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन कैलिफोर्नियम देखकर निशा सब कुछ भूल गई। उसे इतना भी नहीं पता था कि तृप्ति के सवाल का जवाब दे सके। ये तो बिल्कुल प्राकृतिक कैलिफोर्नियम लग रहा है। इतना बड़ा टुकड़ा तुम्हें कहाँ से मिला? इतना बड़ा टुकड़ा जिसकी निशा बात कर रही थी। इसका वजन मुश्किल से 3 ग्राम भी होगा। ऐसा क्या है कि निशा जैसी अमीर लड़की भी 3 ग्राम देखकर दंग रह जाएगी? सबके मन में कई सवाल आ रहे थे, लेकिन निशा से पूछने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। निशा, क्या तुम मुझे बताओगी कि ये क्या है? तृप्ति का चेहरा देखकर निशा मुस्कुराई और बोली, ये तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा महंगा है। ये अनमोल है। ये दुनिया का सबसे महंगा तत्व है और इसे पास रखने से कोई बीमारी नहीं होती। ये खासकर कैंसर के लिए बहुत उपयोगी है और इसका वार्षिक उत्पादन केवल 25 मिलीग्राम है और इसके 1 ग्राम की कीमत 27 करोड़ है। इसकी कीमत रुपए में बताइए। सबसे पहले तो ये आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है, तो आपको ये कैसे मिला? संगीत, हम तृप्ति की बड़ी बहन निशा MIT से लौटी थी और आजकल अपना बिजनेस संभाल रही थी। जैसे ही उन्होंने तृप्ति के हाथ में ये चीज देखी, वो चौंक गई। तृप्ति, क्या सच में तुम्हारे हाथ में कैलिफोर्नियम है? इतना कैलिफोर्नियम तुम्हें कहाँ से मिला? निशा की आंखें ऐसे चौड़ी हो गई मानो कोई भूत देख लिया हो, और निशा के ये कहते ही पूरा कमरा फिर से जीवंत हो उठा। कम से कम जिंदल परिवार में कोई तो था जो आहान के तोहफे के बारे में जानता था। दीदी, तुम्हें पता है ये क्या है? तृप्ति ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैलिफोर्नियम देखकर निशा सब कुछ भूल गई। उसे इतना भी नहीं पता था कि वो तृप्ति के सवाल का जवाब दे सके। ये तो बिल्कुल प्राकृतिक कैलिफोर्नियम लग रहा है। इतना बड़ा टुकड़ा तुम्हें कहाँ से मिला? इतना बड़ा टुकड़ा जिसकी निशा बात कर रही थी। इसका वजन मुश्किल से 3 ग्राम भी होगा। ऐसा क्या है कि निशा जैसी अमीर लड़की भी 3 ग्राम देखकर दंग रह जाएगी? सबके मन में कई सवाल आ रहे थे, लेकिन निशा से पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। निशा, क्या तुम मुझे बताओगी कि ये क्या है? तृप्ति का चेहरा देखकर निशा मुस्कुराई और बोली, ये तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा महंगा है। ये अनमोल है। ये दुनिया का सबसे महंगा तत्व है और इसे पास रखने से कोई बीमारी नहीं होती। ये खासकर कैंसर के लिए बहुत उपयोगी है और इसका सालाना उत्पादन सिर्फ 25 मिलीग्राम है और इसके 1 ग्राम की कीमत 2.7 करोड़ है। इसकी कीमत रुपए में बताओ। सबसे पहले तो ये आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है, तो तुम्हें ये कैसे मिला? संगीत, हम तृप्ति की बड़ी बहन निशा MIT से लौटी थी और आजकल अपना बिजनेस संभाल रही थी। जैसे ही उन्होंने तृप्ति के हाथ में ये चीज देखी, वो चौंक गई। तृप्ति, क्या सच में तुम्हारे हाथ में कैलिफोर्नियम है? इतना कैलिफोर्नियम तुम्हें कहाँ से मिला? निशा की आंखें ऐसे चौड़ी हो गई मानो कोई भूत देख लिया हो, और निशा के ये कहते ही पूरा कमरा फिर से जीवंत हो उठा। कम से कम जिंदल परिवार में कोई तो था
जो आहान के तोहफे के बारे में जानता था। दीदी, तुम्हें पता है ये क्या है? तृप्ति ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैलिफोर्नियम देखकर निशा सब कुछ भूल गई। उसे इतना भी नहीं पता था कि वो तृप्ति के सवाल का जवाब दे सके। ये तो बिल्कुल प्राकृतिक कैलिफोर्नियम लग रहा है। इतना बड़ा टुकड़ा तुम्हें कहाँ से मिला? इतना बड़ा टुकड़ा जिसकी निशा बात कर रही थी। इसका वजन मुश्किल से 3 ग्राम भी होगा। ऐसा क्या है कि निशा जैसी अमीर लड़की भी 3 ग्राम देखकर दंग रह जाएगी? सबके मन में कई सवाल आ रहे थे, लेकिन निशा से पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। निशा, क्या तुम मुझे बताओगी कि ये क्या है? तृप्ति का चेहरा देखकर निशा मुस्कुराई और बोली, ये तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा महंगा है। ये अनमोल है। ये दुनिया का सबसे महंगा तत्व है और इसे पास रखने से कोई बीमारी नहीं होती। ये खासकर कैंसर के लिए बहुत उपयोगी है और इसका सालाना उत्पादन सिर्फ 25 मिलीग्राम है और इसके 1 ग्राम की कीमत 2.7 करोड़ है। इसकी कीमत रुपए में बताओ। सबसे पहले तो ये आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है, तो तुम्हें ये कैसे मिला? संगीत,